नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 17 गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल के अंदर। और यहाँ पर एक मिड डे मील का मामला सामने आया है और मिड डे मील के अंदर यहाँ पर जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है, यहाँ पर कुछ मामला ऐसा हुआ है कि इसके अंदर जो है कीड़े लगे हुए हैं और काफ़ी पुराना जो है यहाँ पर राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। काफ़ी जो गार्डियन हैं बच्चों के, उन्होंने कंप्लेंट काफ़ी की है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर आकर मौके पर जांच पड़ताल भी की और उसके अंदर मामला सामने आया कि हाँ, कई जो यहाँ पर चावल है, यहाँ पर कनक है, उसके अंदर काफ़ी तरह के कीड़े और सुरसरी जो है काफ़ी लगी हुई है और काफ़ी पुराना जो है अनाज यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है इस बारे में हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मामला है एक मिड डे मील का मामला है, यहाँ पर कुछ कंप्लेंट की है गार्डियन ने बच्चों के, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये राशन अभी अभी आया है, तो मैं अभी मतलब कि चेक करवाया है मैंने, तो उसको ठीक मतलब कि करवा रहे हैं हम। तो जैसे ही वो हमने देखा है उसके अंदर जो राशन आया है, तो हमने वो बांटना बंद कर दिया है। तो उसकी कंप्लेंट हमने लिख के भेज दी है डिपार्टमेंट में, तो वो जैसा होएगा तो फिर जहाँ से आया है मैम ये फूड जो चावल है, जो भी जी राशन है, जी। तो उनसे कुछ बातचीत हुई है आपकी? और अभी कर लेटर बना रहे हैं जी, अच्छा, लेटर बना के भेज देंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे मैम इस मामले में? नहीं सर, आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगी जी। कभी ऐसा नहीं, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी आया है जी। मैं कर दूँगा इसको ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। आपने कंप्लेंट करी थी कुछ राशन को लेके यहाँ पे, उस मामले में कुछ बताइए, क्या मामला हुआ है? सर आज सुबह ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये, प्राइमरी स्कूल। मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, थर्ड क्लास में मेरे 3 बच्चे आते हैं। जैसे ही स्कूल से मैसेज आया कि आपने राशन लेके जाना है, जस्ट ही मेरे परिवार से राशन लेने के लिए है। जब मैंने देखा राशन में उसमें कीड़े थे, ऑन द स्पॉट मैंने स्टाफ को इसकी इन्फॉर्म की, जानकारी दी कि भाई ये राशन में इस तरह प्रॉब्लम है, आप इस पर कार्रवाई करिए। तो जब आके खुद मैंने मौके पे भी आके चेक करा, मैंने उसकी वीडियो बनाई, तो उसमें लापरवाही थी। और जो सप्लायर है जो इसको देता है, इसकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, ताकि मिड डे मील में जो छोटे बच्चे आते हैं, उन बच्चे पे, किसी भी बच्चे पे के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, सेहत पे खिलवाड़ ना हो। सेहत के ऊपर खिलवाड़ ना हो। और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय स्पीकर महोदय जी से कहता कि जो भी अधिकारी इसमें, चाहे सप्लायर है, जो भी अधिकारी इसमें दोषी, उसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भले सारा राशन देते हैं, पहले बांटते नहीं। 2020 का राशन इकट्ठा करके लॉकडाउन में नहीं दे पाए, तो हमारे फ़ोन नंबर सारा कुछ है इनके पास, हमारे को मैसेज कर सकती हैं। ये हमारी डिटेल देख लो, मैसेज करती है, स्कूल का काम भेजते हैं, नहीं भेजती, मर्जी इनकी। कोई मैसेज नहीं भेजेगा इनको, जब राशन बढ़ता मैसेज भेजते, कोई मैसेज भेज जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ चीज़ का, एक भी मैसेज हो तो। अच्छा, कोई मैसेज नहीं आता? कोई मैसेज नहीं भेजते जी। जब राशन लेने आते हैं तो मैसेज भेजेंगे आपके पास। कितनी बार गेड़े काटते हैं ना यहाँ पे, उनको मैसेज भेजेंगे राशन का, हम तब राशन देंगे। मैसेज चाहते हाई महीना मैसेज भेजते हैं, तो इसकी इंक्वायरी कर लो, हमारे फ़ोन की इंक्वायरी कर लो, हमारे पास कौन से मैसेज भेजे उन्होंने। तीसरी बारिश से में तो ये भी निकला, ठीक है। मैंने बोला हमने कणक नहीं चाहिए, हमें आटा दे दो उसके बदले। कह रहा आटा नहीं मिलने का, ले जनी ले नहीं तो टाल करो, कोई हम घर से थोड़ी देंगे। ऐसे बोलते हैं। पहले साइन करवा लिए। सर, जो सरकारी स्कूल है सेक्टर 17 पंचकुला में, वहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि वहाँ पर जो मिड डे मील में राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है बच्चों को, उसमें जो है कीड़े लगे हुए हैं, वो खराब है जो भी के अंदर वितरण किया जा रहा है। इसके मामले में थोड़ी जानकारी समझा दें। हाँ जी, हमारे पास और किसी नहीं, एक कंप्लेनेंट नरेंद्र चावरिया जी है की कंप्लेंट आई है, जिसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। उसका ये कहना था कि कल मेरे बच्चों को जो मिड डे मील के चावल दिए गए थे, उस चावल के अंदर सुरसरी लगी हुई थी। तो उस सुरसरी के संबंध में उसने उसको चेक करके और वहाँ के प्रशासन को, स्कूल के प्रशासन को उन्होंने जाके इंटीमेट किया है और हमें एक रिटर्न में कंप्लेंट दी है। हम उस कंप्लेंट की रजिस्टर्ड करके उसकी जांच कर रहे हैं। यदि कोई इस तरीके का अपराध पाया जाता है तो हम उसके अगेंस्ट नियमानुसार जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और इस समय आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़ चैनल।
इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 19 पंचकुला की ईएसआई डिस्पेंसरी के अंदर और पूरा मामला यहाँ पर क्या है इस बारे में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले मैं कहूँगा कि आप वीडियो को साथ साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मामला जो है स्वास्थ्य का है और स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर जो है पब्लिक के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी पब्लिक के साथ स्वास्थ्य के कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर हम पूरा मामला आपको बताएंगे। और उससे पहले यहाँ पर जो दवाई लेने के लिए यहाँ पर जो मरीज़ आए हैं उनसे भी हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल मामला क्या है, उनको किस तरह का यहाँ पर परेशानी का मामला सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली दांत की प्रॉब्लम थी तो मैं इनके पास दवाई लेने आया, वो बार बार दवाइयाँ रिपीट हो रही थी। फिर इन्होंने एक बार पत्ता दिया, इस पर एक्सपायरी 2/21 है। अब कई बार ये 5 गोलियाँ देते हैं तो इसमें आधा पत्ता, उसमें एक्सपायरी का पता ही नहीं होता। उंगली हटा लीजिए एक बार। हाँ, हम थोड़ा सा ये विजुअल दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो एक मेडिसिन है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 की एक्सपायरी बताई है। इसके अंदर जो है डेट मेंशन नहीं की गई है और इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फरवरी की डेट में पहली तारीख को एक्सपायर होगी या लास्ट में एक्सपायर होगी। ये सबसे बड़ा मामला है, स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात। और भी कई मेडिसिन है, अगर किसी मेडिसिन को इसके 5 डोज दी जाती हैं, इसको पत्ते को काट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर इसको मेंशन कैसे किया जाएगा कि ये एक्सपायरी हो चुकी है या इसकी एक्सपायरी डेट कब तक की है। ये सबसे बड़ा मामला है। और भी हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहेंगे एक बार। हाँ जी, और क्या आप ये एक बार प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा दीजिए, क्या मामला है। ये 1.5-2 महीने से मेरे को एक्चुअली दांत की प्रॉब्लम थी। ये ट्यूब पे बार बार कभी ये चेंज कर रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं, कभी मेरे को आराम नहीं हो रहा। फिर मैंने परसों मेडिकल स्टोर से ट्यूब दिखा के लिए मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है और उनकी एक खुराक लगा के मेरे को दवाई से आराम हो गया। इनकी दवाइयों से आराम नहीं होता, पता नहीं कहाँ से दवाइयाँ परचेज़ करते हैं, कोई रिप्यूटेड कंपनी की दवाइयाँ नहीं है, ना इनसे किसी को आराम होता है। मेरे जैसे कई लोग ऐसे हराश में हैं कि दवाइयों से आराम क्यों नहीं होता है। ये आप 4-5 ट्यूब लगाइए। आप मेडिसिन एक बार पकड़े, हम एक बार प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। एक बार यहाँ पर ये प्रिस्क्रिप्शन है इनकी। 2 महीने से दांत से परेशान हूँ। ये देखिए, मैं एक बार कहूँगा कि सहयोगी से एक बार विजुअल करके दिखाएं। यहाँ पर ये इनकी मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर मेडिसिन बताई गई हैं। पर इसके अंदर भी जो है ये बता रहे हैं कि मेडिसिन जो हैं यहाँ पर कौन सी कंपनी की हैं, क्योंकि इनकी जो मेडिसिन यहाँ पर दी जा रही हैं उसका असर जो है बहुत कम है। और जो बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं, किसी केमिस्ट शॉप से ले लेते हैं, वहाँ पर मेडिसिन का असर हो जाता है। पर यहाँ से जो मेडिसिन ली जा रही हैं उसका किसी तरह का कोई असर नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ और भी हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरह का यहाँ पर दिक्कत परेशानी का मामला करना पड़े। मैम कुछ बताइए, क्या दिक्कत हो रही है। सर हमारे बच्चे का दौरा पड़ता है, बीमार है, ठीक है। बोलते हैं पीजीआई वाले जो दवाई लिखेंगे वो दवाई हम आपको देंगे। हम यहाँ आते हैं, दवाई सिर्फ गोली दे देते, ना लेवी पर सिरप देते, ना शीशी देते, कुछ भी नहीं देते हैं। कभी नहीं दिया, खाली गोली दिया। तो असर होता है, जैसे कि आप दवाई यहाँ से देते हैं तो उसका असर कितना होता है यहाँ? असर तो कुछ भी नहीं, फायदा जरा सी नहीं है। कोई दौड़े उड़े का कोई आराम नहीं, जरा सी नहीं आराम है। अच्छा, मतलब किसी तरह की आपका कोई दवाई का असर नहीं हो रहा जो यहाँ से दवाई दी जा रही है। तो असली मामला और अंदर जो है यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं, हम उनसे भी एक बार मामला जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। हम एक बार अंदर भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एक पेशेंट है, रामू नाम के पेशेंट है। उनकी अभी कंप्लेंट आई थी, काफ़ी दिनों से हमारे को कंप्लेंट कर रहे थे और बार बार वो कह रहे थे कि हमारे को सेम जो मेडिसिन जो सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, मेडिसिन की जो हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके दी जा रही है, वहाँ पे फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी की एक्सपायरी डेट दी जा रही है। और पिछले कई दिनों से, पहले 1 महीने से लगातार एक ही बीमारी के लिए बार बार चक्कर काट रहे हैं। उनको बार बार 4 से 5 बार प्रिस्क्राइब कर दिया गया, लेकिन ना उनको दवाइयाँ सूट कर रही हैं, ना ही वो बार बार यहाँ चक्कर लगाते ठीक से स्टाफ बात करता है, और ना ही मेडिसिन जो है वो ठीक तरीके से दी जा रही है। उनको कहते हैं मेडिसिन से आराम नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहेंगे मैम? देखिए, मेडिसिन देने वाले फार्मासिस्ट हैं, ये खड़े हैं पीछे मेरी मिसेज नीरू जी, ये कमेंट कर सकती हैं इसके ऊपर। आप इनसे पहले लीजिए स्टेटमेंट मेडिसिन के बारे जी। मैम, मेडिसिन जो है बता रहे, जैसे कि रामू जी पेशेंट है, उन्होंने बताया कि मेडिसिन उनको यहाँ से मिल रही है। पहले फरवरी मंथ की, जो आप फरवरी मंथ चल रहा है मैम, और फरवरी मंथ की जो डेट है एक्सपायरी डेट दी जा रही है। और ऊपर से उसमें दूसरा एक आरोप था उनका कि जो दवाइयाँ हैं वो बीच में से काट दी जा रही हैं, जिसके ऊपर डेट हमें समझ ही नहीं आ रही है कि एक्सपायरी कब की है। दूसरा, एक्सपायरी हमारी हर उस पर मेंशन होती है। बाकी सूट करने की ये बात है, जो डॉक्टर से वो अपनी दिखाते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास आती है वो मैं उनको दे देती हूँ। मैम, लेकिन फरवरी का मंथ है, फरवरी का मंथ चल रहा है, फरवरी के मंथ में मेडिसिन जो है एक्सपायरी की डेट दी जा रही है। कम से कम 6 महीने या साल का कोई टाइम तो उसमें गैप होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन क्या था, कोरोना की वजह से जो सप्लाई हमारे पास आई बीच में, जो भी हुआ वो हम बांट रहे हैं। जिस पीरियड की होती है वो हमें देनी होगी, जो हमारे पास सप्लाई आएगी। जो अगर सप्लाई हमारे पास ऊपर से जैसी आएगी हमें वो देनी होती है। दूसरा मैडम, यहाँ पे किसी को और भी जो पेशेंट थे उनके आरोप थे कि मेडिसिन उनको प्रॉपर तरीके से मिलती ही नहीं है। कई बार मेडिसिन यहाँ पे लिख देते हैं लेकिन मेडिसिन हमें देते ही नहीं है। वहीं पेशेंट्स की बात करी जाए मैम, तो उनकी ESI कटता है उनको और कहते हैं कि हम बाहर से मेडिसिन क्यों लें,
सर जो हमारे पास नहीं होगी, जो अवेलेबल नहीं होगी, हम उसका प्रॉपर नॉट अवेलेबल का वो भी नॉट अवेलेबल का सर्टिफिकेट देते नहीं, आप उनको लिख के देते नहीं, आप लिख के देते हैं, हम उनकी पर्ची मंगाइए, उस पर लिखा होगा। मैम थैंक यू सो मच मैम। दूसरा एक बताइए, जो बेल जो फार्मासिस्ट मैम से तो मैंने बात कर ली, बट दूसरा जो मेन जो लॉजिक था और मेन जो बात थी वो एक्सपायरी डेट के ऊपर बात है, क्योंकि पोटेंशियल जिसे कहा जाता है मेडिसिन का, कुछ हमें इतना ही तो नॉलेज नहीं है, आप डॉक्टर आप हैं, पर कुछ कहने का मतलब होता है कि मेडिसिन का जो पोटेंशियल होती है वो उसकी पावर जो होती है उसकी पावर कम हो जाती है, ऐसा कुछ है। क्योंकि फरवरी मंथ का ही महीना चल रहा है, फरवरी मंथ की एक्सपायरी डेट दी जा रही है, और वो भी जो पेशेंट है वो अगर 5-10 दिन अगर दवाइयाँ उसको आराम मिल जाती है, दवाइयाँ अपने पास रख लेता है कि हाँ मुझे 5-10 दिन बाद अगर इसका यूज़ करना हो, तो फिर वो फरवरी मंथ का महीना खत्म होकर मार्च में यूज़ करता है, तो उसको फिर जानलेवा खतरा है उसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि कोई भी पेशेंट बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई अपने आप से नहीं लेता, लेना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अगर उसको मार्च में ज़रूरत है तो वो मार्च में ही आएगा ना दवाई लेने वाले। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर आदमी और हर जो पेशेंट्स हैं वो इतने अवेयर नहीं होते हैं। जिस तरह झुग्गी झोपड़ी की बात करें, जो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अगर मेडिसिन यहाँ से ले जाते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? ये बात बताई जाती है जब आईपी दवाई लिखवाने आता है या दवाई काउंटर से दवाई लेता है, तो उसको बताई जाती है कि भाई इसके बाद इसको यूज़ नहीं करना है, ये 5 दिन की दवाई है। इस चीज़ को आप नहीं मानते, इस चीज़ को आप नहीं मानते, कम से कम 6 महीने से और 1 साल का गैप दवाइयों के अंदर एक्सपायरी डेट के अंदर होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है, पेशेंट जो है उसको। नहीं होता है गवर्नमेंट सप्लाई में, अगर हमारे पास फरवरी की एक्सपायरी है तो वो फरवरी के मंथ में दी जाएगी दवाई। मतलब अमूमन आपका ऐसा ही होता है कि जिस मंथ की डेट का एक्सपायरी है, जिस मंथ के उसी एंड ऑफ द मंथ दी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर एक्सपायरी डेट का कोई मंथ तो लिखा हुआ है फरवरी, लेकिन कोई डेट विद स्पेसिफाइड डेट तो होती है कि 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख। ऐसे नहीं होता है, फरवरी मीन्स फरवरी का पूरा महीना। अब वो स्टार्टिंग भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। यस मैम, एक अभी आपके कुलीग जो है यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, जिन्होंने उनको प्रिस्क्राइब किया था, जिनको उन्होंने आरोप लगाया कि आप उनके साथ दवाइयाँ जो ट्रीटमेंट करते समय आप दिक्कत परेशानी दे रहे हैं, आपसे स्टाफ से काफ़ी परेशानी, क्या दिक्कत है मैम? डॉक्टर की आपने बात की है, प्रिस्क्रिप्शन जो आपने मुझे दिखाई है वो सारी डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट है कि उन्होंने रिपीटेडली मेडिसिन लिखी उसको, लेकिन बीच में एक बार भी रेफर नहीं किया अगर वो पेशेंट ट्रीट नहीं हो पा रहा। बट मैम, हमने जब उनसे जब उनसे बात करी तो वो कहते हैं आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको ठीक, मतलब आप स्टाफ हैं और स्टाफ आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं, उनको आप काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं काफ़ी, क्या ये क्या मुद्दा है मैम? देखिए, मैं उनके बारे में बोलूँगी कुछ नहीं, वो मेरे बारे में बोल रही हैं, दैट इज़ हर प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों बोल रही हैं, क्या है वो हमारा अपना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो कुछ भी स्टेटमेंट देंगी, एनीथिंग शी में से। मैं मतलब हरजाना पेशेंट को क्यों हरजाना भरना पड़ेगा? क्योंकि पेशेंट के साथ, क्योंकि 3 बार उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब, सेम मेडिसिन 3 बार प्रिस्क्राइब की। आप बार-बार कह रहे हैं उन्होंने किया, मैंने तो नहीं किया ना। मैंने वही बोला, इंचार्ज आई एम आंसरेबल, वो मैं आंसर दे रही हूँ आपको कि अगर एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बार-बार लिख रहा है और नहीं बीच में कुछ रेफर कर रहा या पेशेंट कुछ बोल नहीं रहा है, पेशेंट का कहना है कि मैंने जब रेफर के बाद जब 3 बार जब सेम दवाइयाँ बार बार उनको प्रिस्क्राइब कर दी जा रही है, जब बोला जाता है कि हमें सीनियर से डॉक्टर से बात कराई जाए, तो वहाँ पर आप तक पहुँचने तक की बात भी नहीं, नौबत भी नहीं आने देते लोग, क्योंकि स्टाफ रोक देता है यहाँ पर। लिख रही हूँ, अब अगर किसी को आने ही नहीं दिया जाएगा ये तो गलत बात है, क्योंकि आप स्टाफ हैं, स्टाफ में होने के साथ अगर आपके आपस के स्टाफ में ही अगर दिक्कत परेशाानी रहेगी तो उसका कहीं ना कहीं हरजाना जो पेशेंट्स को तो भुगतना पड़ेगा। अब पेशेंट्स हरजाना नहीं भुगत रहे हैं, ये मेरे कहने से नहीं हो रहा है या मेरे आने से नहीं हो रहा है, ये पहले से भी ऐसे ही चल। मुझे सीनियर नहीं समझती हैं, वो मेरे कॉलम में भी मेरे को एब्सेंट मार्क करती हैं, वो मेरे को सीनियर नहीं समझती हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? मैंने कि भेदभाव की बात भी नहीं की जाए, यहाँ पे स्टाफ का और गवर्नमेंट्स की बात करी जाए। देखिए, वो पर्सनल हो जाएगा, अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहेंगे अगेंस्ट दैट डॉक्टर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स अगेंस्ट हर। ठीक है, डिफिकल्ट टू मैनेज बट स्टिल आई एम मैनेजिंग। स्टाफ के अंदर जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका कहीं ना कहीं हरजाना जो है पेशेंट्स को ना भुगतना पड़े। हम यही रिक्वेस्ट करें कि जो एटलीस्ट जो पेशेंट्स हैं उनके साथ डॉक्टरों का ना, मतलब डॉक्टर जो है अगर पेशेंट्स को बोल देते हैं कि हाँ वो डॉक्टर ऐसे हैं, गलत हैं, तो ऐसा गलत नहीं, ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला दूसरे डॉक्टर ने बोला, मैंने तो उनके बारे में अभी तक आपने उनके बारे में बोला नहीं बोला वो बात अलग है, लेकिन अभी आप ऑन कैमरा बोल कर गए हैं कि जो डॉक्टर हैं और आप उनको परेशान कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट हम बार बार हम इसलिए प्रिस्क्रिप्शन करते हैं बार बार पेशेंट को कि आप उनको ठीक से टैकल नहीं करते हैं, ना आप उनको ठीक से देख रहे हैं, इस करके प्रिस्क्राइब हमें बार बार करना पड़ता है। लास्ट में आपने प्रिस्क्राइब किया है, लास्ट में 3 बार प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद आपने प्रिस्क्राइब किया, तब मेरे पास वही मैंने वो 3 बार प्रिस्क्राइब बोल के गए हैं वो कैमरे पे, क्या कि 3 बार तो उन्होंने आप खुद प्रिस्क्राइब किया था पेशेंट्स को, लास्ट में आपने उसको टेल किया। लास्ट में नहीं, वो पेशेंट इन बिटवीन पहले उनसे लिया उसने ट्रीटमेंट, फिर मेरे पास आया तो मैंने लिख दी दवाई, उसके बाद लगातार वो उन्हीं के पास जा रहा है, आपने जो प्रिस्क्रिप्शन देखी है। दूसरा मैम, जो झगड़ा चल रहा है, कोर्ट का जो केस चल रहा है, उसका इस हॉस्पिटल के साथ तो कोई कनेक्टेड नहीं होना चाहिए ना, पेशेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो आप मानते हैं मैम? नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, नो कमेंट्स ऑन दिस मैटर, बिकॉज दैट इज अनदर थिंग, ये पेशेंट से रिलेटेड है ही नहीं है मैटर जो आप कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और इस समय आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर सेक्टर 19 पंचकुला के
रेलवे क्रॉसिंग पर, और यहाँ पर आपको हम पूरा मामला बताएंगे। पर उससे पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को आप साथ साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मामला जो है यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग पर। यहाँ पर ओवरब्रिज का काम जो है काफ़ी समय से चल रहा है, और इसके अंदर हम आपको एक मामला बता देते हैं कि जो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग का यहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना किसी सेफ्टी मेजरमेंट के, बिना दिए यहाँ पर बिना किसी सेफ्टी के जो है वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई उनके यहाँ पर हेलमेट नहीं है सिर पर, किसी तरह की कोई टैगिंग नहीं की गई है, कोई रस्सी उनको नहीं बांधी गई है, कोई नीचे यहाँ पर सेफ्टी नेट नहीं लगाया गया है। अगर इन केस कोई दुर्घटना घट जाती है, कुछ हो जाता है यहाँ पर, अगर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो नीचे गिरता है, तो किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। और मैं एक पूरा मामला और बता देता हूँ कि किसी तरह की यहाँ पर जो शटरिंग लगाई गई है, आपको मैं साथ साथ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और मैं ये भी कहूँगा कि साथ साथ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रेलवे ओवरब्रिज की शटरिंग जो यहाँ पर बंधी हुई है, इस शटरिंग के आसपास लोग, मैं आपको साथ साथ तस्वीरें दिखाऊंगा, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं साथ साथ। पर शटरिंग के अगर यहाँ पर गिरने से किसी की जान माल का नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज की, जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, और अभी भी कुछ मालूम नहीं है इसका कि ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार बताइए, यहाँ पर जो यहाँ पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है, किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं दी गई है कर्मचारियों को, कोई यहाँ पर हेलमेट नहीं है, कोई रस्सी बांध दी जाती है, क्योंकि हम तकरीबन मान सकते हैं इसको 40 से 50 फुट या 60 फुट की हम इसको मान सकते हैं। अगर यहाँ से इंसान गिरता है तो उसकी मौत भी हो सकती है, उसको चोट भी लग सकती है। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सही बात है, ये जरूरी है सेफ्टी। पहला तो इन्हों की अपनी वर्करां की सेफ्टी नहीं है, तो आने जाने वाली जनता के लिए इनकी क्या सेफ्टी होगी। कोई बैरिकेड, कोई रस्सी वगैरह नहीं है जिसमें कोई रुक सके। आपका क्या नाम है? हमारा नाम यादविंदर सिंह है। तो इनके वर्करों में भी कोई बेल्ट आप नहीं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं, हम वर्कर जो जनता आ रही है उनको। ठेकेदार के थ्रू है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, अशीवा से ही देख रहे हैं अभी कोई बंदा जल्दबाजी में इधर उधर ना जाए। देखिए, अगर इंसान यहाँ से ये जा रहे हैं, तो यहाँ पर एकदम से अगर कोई स्किप हो जाती है, ये यहाँ पर शटरिंग लगी है, गिर जाती है, तो इसका जान माल का नुकसान किसका होगा? जनता का ही होगा जी। जनता का होगा। और यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, क्या उसकी इंश्योरेंस का यहाँ पर क्लेम करेगा प्रशासन? मुश्किल है जी। नहीं करेगा ना जी। नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने भी बताया कि किसी तरह का पर सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ पर कुछ ही इंतजाम नहीं किए गए हैं। देखिए, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक कर्मचारी काम कर रहा है, बिना किसी हेलमेट के काम कर रहा है, बिना किसी रस्सी को बांधे काम कर रहा है। कि सेफ्टी मेजरमेंट होती है, कोई सेफ्टी नेट लगता है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, इनके जो हेड है उसको चाहिए ये बातें, तो इस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पब्लिक का भी मेन इसके अंदर नुकसान हो सकता है। पब्लिक यहाँ से गुजर रही है, साइकिल वाले गुजर रहे हैं, इनको अपना कोई ना कोई बंदा खड़ा करना चाहिए। यहाँ पर लापरवाही नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है जी? बिल्कुल लापरवाही है। उसके अलावा यहाँ पे ये कोई रास्ता नहीं है, पब्लिक को तकलीफ होती है, रात को लेडी जाती हैं, कोई लाइट नहीं है, समझिए नहीं, हर तरह की प्रॉब्लम है सेक्टर 19 को। 2 साल हो गए। चलो, इन्होंने भी और कई मुद्दे उठाए हैं कि चुनाव यहाँ पर हुए हैं, नए एमसी यहाँ पर बने हैं, और एमसी के यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, उनके लिए रास्ते यहाँ पर खुल जाते हैं। पर आम पब्लिक जो है, यहाँ पर आम पब्लिक को हर किसी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए, चप्पल यहाँ पर डालकर जो है कर्मचारी जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। किसी तरह का कोई इनके सिर पर हेलमेट नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, किसी तरह का कोई इनके बॉडी पार्ट को अगर कोई नुकसान हो जाता है। देखिए, आपके सामने तस्वीरें दिखा सकते हैं, ऊपर से सरिये जो हैं बड़े बड़े यहाँ पर लगातार नीचे गिर रहे हैं, और बड़े बड़े जो ऊपर, ये देखिए, यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को आप साथ साथ शेयर ज़रूर करें, और जो यहाँ पे मेन सुपरवाइज़र हैं जो यहाँ पर काम को संभाल रहे हैं ओवरब्रिज के, हम उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है। सेफ्टी मेजरमेंट प्रोवाइड करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए हैं? अगर करवाए गए हैं तो वो इनको यहाँ पर क्यों नहीं दिए गए, और वो पैसे जो इनकी सेफ्टी मेजरमेंट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं तो वो आखिर है कहाँ पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं अमित कमल, 19 रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज से। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। अपने व्हाट्सएप से कॉल करो मेरे को, आपको लॉटरी नंबर दिया जा रहा है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने 25-30 हज़ार रुपये का, आप चलाते हो एयरटेल चलाते हो, उसके वजह से आप जियो की तरफ से
KBC में मतलब आपका नंबर जो है उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट हुआ है, इस तरह की कुछ बातें हैं? हाँ, इस तरह का बातें होती हैं। 35,000 रुपये की रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये रोज़ का कमा। न्यूज़ देख रहे हैं, उनको मैं आगे सलाह देना चाहता हूँ कोई भी इस तरह के फ्रॉड में ना आए। फ़ोन किए हैं, बोल रहे हैं कि मैं KBC की ओर से 25 लाख का लॉटरी खेला नहीं हूँ, फिर लॉटरी लगा कैसे? तो बोल रहे हैं कि ना तुम कटाए वाला लॉटरी नहीं, ऐसे वो जियो के नंबर से। मतलब ऑफिस भी गए होंगे आप, उसमें क्या कुछ आपके साथ बातचीत हुई, सुनवाई हुई कोई आपकी? नहीं, वो सब नहीं हुआ। नमस्ते सर MD विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ, फेसबुक और मैसेंजर कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। इसी मैसेंजर नंबर के ऊपर आपका लॉटरी सिलेक्ट हुआ है सर 25 लाख रुपए का। नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आपको हम एक मामला बताएंगे और मामला बहुत संगीन है जिससे हर कोई अवगत है, पर कई लोग ऐसे हैं जो इस मामले को लेकर अभी तक जानकारी जिनको नहीं है पूरी तरह से। और मैं साथ साथ कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि मामला जो है साइबर क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, साइबर क्राइम का मामला जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है, पर इसके अंदर हम आपको साइबर क्राइम के मामले बताएंगे कि किस तरह से जो है धोखाधड़ी की जा रही है और किस तरीके से जो है लोगों को ठगा जा रहा है। मामला ये है कि कई बार हम देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर फेक आईडीज़ बनाकर जो है लोग किसी की प्रोफाइल पिक को उठा लेते हैं और फेक आईडी बना लेते हैं। उसके बाद लोगों से जो है, उनके फ्रेंड सर्कल से जो है 500 रुपये, 1000 रुपये या किसी तरह की छोटी मोटी रकम जो है कलेक्ट करी जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 500 रुपये की अगर एक रकम होती है, इसमें हर कोई जो है अपने फ्रेंड सर्कल को मतलब मना नहीं करता है कि हाँ 500 रुपये की अगर किसी को ज़रूरत है तो कोई मना नहीं करेगा। तो हम ये एक चीज़ कह सकते हैं कि 500 रुपये करके अगर किसी फ्रेंड सर्कल के अंदर 500 फ्रेंड हैं तो उसमें से अगर 300 फ्रेंड से भी अगर 500 रुपये करके वो ऐंठे जाते हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी रकम बनती है। और दूसरा हम मामला बताएंगे कि जो एक KBC का मामला है, एक KBC की तरफ से आजकल जो है फेक कॉल्स, कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से फेक कॉल्स बहुत आ रही हैं आजकल लोगों के पास, सुनने में आया है। और इसके मामले में हम बताएंगे कि KBC की तरफ से जो 25 लाख तक की एक जो कहा जाता है कि आप रकम जीत चुके हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपसे एक OTP जनरेट कहा जाता है कि आप व्हाट्सएप कॉल करें और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू वहाँ पर क्या है, व्हाट्सएप कॉल में क्या होता है कि किसी भी पर्सन की जो है कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है। और इसके अंदर क्या आपको हम मामला बता देते हैं, 25 लाख का लालच देकर लोगों से जो है 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये की ठगी की जा रही है। और तीसरा हम मामला आपको बता देते हैं कि जैसे कि अब किसी भी तरह के कोई साइबर क्राइम है, इसके अंदर हम आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से साइबर क्राइम सेल बनाए गए हैं, पर इसके अंदर जो है ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको ट्रैक नहीं कर पा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और हमारे साथ यहाँ पर एक जो जिनके साथ यहाँ पर दिक्कत परेशानी हुई है, मैं एक बार कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और अपना परेशानी बताएं कि आपके साथ किस तरह का मामला हुआ है। क्या नाम है आपका? सनी शर्मा। क्या मामला हुआ है आपके साथ, किस तरह की दिक्कत परेशानी हुई है, किस तरह की ठगी हुई है आपके साथ? मेरे पास KBC का फ़ोन आया था और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज आया था। उन्होंने ये बोला था कि आप अपने व्हाट्सएप से कॉल करो मेरे को, आपको लॉटरी नंबर दिया जा रहा है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने 25-30 हज़ार रुपये का मांग किया। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि मतलब व्हाट्सएप कॉल जो है आपके ऊपर, आपने लॉटरी लगाई थी या नहीं लगाई थी, वो आपको पता होगा, पर उसके अंदर उन्होंने आपको झांसे में कैसे लिया? उन्होंने बोला कि आपकी लॉटरी लगती है कि नहीं लगती है, आपने फार्म भरा कि नहीं भरा, इससे पता नहीं है, पर जियो आप चलाते हो, एयरटेल चलाते हो, उसके वजह से आप जियो की तरफ से KBC में मतलब आपका नंबर जो है उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट हुआ है, इस तरह की कुछ बातें? हाँ, इस तरह का बातें होती हैं। तो कितने हज़ार की ठगी हुई है आपके साथ? मेरे साथ 30 से 35 हज़ार रुपये की ठगी हुई है। 30 से 35 हज़ार की, जो बहुत बड़ी रकम है। और आप काम क्या करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है जी। तो कितना का आप कमा लेते हैं दिन का, महीने का? 500-600 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये रोज़ का कमा लेता हूँ जी। अच्छा, तो मतलब उसके बाद क्या आगे क्या हुआ है और उसके बाद कुछ मामला बताएं? आगे का जी मैं क्या बताऊँ, मैं तो यही करना चाहता हूँ कि आगे जो भी है अपना, जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनको मैं आगे सलाह देना चाहता हूँ कोई भी इस तरह के फ्रॉड में ना आए और किसी भी तरह का साइबर क्राइम के वजह से कोई ठगी ना हो, यही मैं कहना चाहता हूँ जी। तो देखिए न्यूज़ चैनल, अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचकुला की। और पंचकुला के आज आपको बता दें, यहाँ पर सरस्वती पूजन जो है हर साल किया जाता है और सरस्वती पूजन की जो है यहाँ पर आज विसर्जन किया जा रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा, अपने सहयोगी होगा साथ साथ है। एक बार यहाँ पर सरस्वती पूजन की जो है विसर्जन किया जा रहा है और यहाँ पर हर साल जो है सरस्वती विसर्जन
पूजा की जाती है। उसके बाद सरस्वती की जो मूर्ति है, मैं सहयोगी से एक बार दिखाएं, सरस्वती जो देवी की एक मूर्ति है यहाँ पर, इनको विसर्जित किया जाता है पूजा के बाद। जिस तरह गणपति विसर्जन किया जाता है हर साल, इसी तरह सरस्वती पूजन जो है हर साल किया जाता है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पंचकूला से इस समय सरस्वती पूजन के ऊपर है और सरस्वती पूजन को लेकर यहाँ पर बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। सरस्वती की जो पूजा हम कहते हैं कि सरस्वती है जो शिक्षा की देवी है, तो शिक्षा की देवी की पूजा यहाँ पर लोग करते हैं हर साल। और यहाँ पर जो है हर साल सरस्वती की जो मूर्ति है यहाँ पर वो विसर्जित की जाती है। तो अभी आप माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर लोग नाच रहे हैं। अभी होली का त्यौहार भी नज़दीक है, तो किस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर होली के यहाँ पर होली भी खेली जा रही है, एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है और लोग यहाँ पर बड़े उत्सुक हैं, नाच गा रहे हैं, बड़ा गाना बजाने के साथ यहाँ पर जो है सरस्वती पूजन की जा रही है। आप वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें। मैं एक बार सहयोगी से कहूँगा, एक बार लोगों का उत्साह जरूर दिखाएं कि लोग जो है नाच रहे हैं और नाच गाकर लोग नाचते हुए जय माता दी के नारे लगाते हुए चल रहे हैं। वीडियो को आप साथ साथ शेयर जरूर करें। मैं अमित पंचकूला से इस समय लाइव। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और इस समय आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 19 पंचकूला की ESI डिस्पेंसरी के अंदर और पूरा मामला यहाँ पर क्या है इस बारे में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले मैं कहूँगा कि आप वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मामला जो है स्वास्थ्य का है और स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर जो है पब्लिक के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी पब्लिक के साथ स्वास्थ्य के कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर हम पूरा मामला आपको बताएंगे। और उससे पहले यहाँ पर जो दवाई लेने के लिए यहाँ पर जो मरीज़ आए हैं उनसे भी हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल मामला क्या है, उनको किस तरह का यहाँ पर परेशानी का मामला सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से उनको दिक्कत परेशानी का मामला सामना करना पड़ रहा है। भैया कुछ बताइए, मामला क्या है? सर मेरे को एक्चुअली दांत की मेरे को एक्चुअली दांत की प्रॉब्लम थी, तो मैं इनके पास दवाई लेने आया। वो बार बार दवाइयाँ रिपीट हो रही थी। फिर इन्होंने एक बार पत्ता दिया, इस पर एक्सपायरी 2/21 है। अब कई बार ये 5 गोलियां देते हैं तो इसमें आधा पत्ता, उसमें एक्सपायरी का पता ही नहीं होता। उंगली हटा लीजिए एक बार। हाँ, हम थोड़ा सा विजुअल दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो एक मेडिसिन है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 की एक्सपायरी बताई है। इसके अंदर जो है डेट मेंशन नहीं की गई है और इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फरवरी की डेट में पहली तारीख को एक्सपायर होगी या लास्ट में एक्सपायर होगी। ये सबसे बड़ा मामला है, स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात। और भी कई मेडिसिन है, अगर किसी मेडिसिन को इसके 5 डोज दी जाती हैं, इसको पत्ते को काट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर इसका मेंशन कैसे किया जाएगा कि ये एक्सपायरी हो चुकी है या इसकी एक्सपायरी डेट कब तक की है। ये सबसे बड़ा मामला है। और भी हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहेंगे एक बार। हाँ जी, और क्या आप ये एक बार प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा दीजिए, क्या मामला है? ये 1.5-2 महीने से मेरे को एक्चुअली दांत की प्रॉब्लम थी। ये ट्यूब पे बार बार कभी ये चेंज कर रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं, कभी मेरे को आराम नहीं हो रहा। फिर मैंने परसों मेडिकल स्टोर से ट्यूब दिखा के लिए मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है और उनकी एक खुराक लगा के मेरे को दवाई से आराम हो गया। इनकी दवाइयों से आराम नहीं होता, पता नहीं कहाँ से दवाइयाँ परचेज़ करते हैं, कोई रिप्यूटेड कंपनी की दवाइयाँ नहीं है, ना इनसे किसी को आराम होता है। मेरे जैसे कई लोग ऐसे हराश में हैं कि दवाइयों से आराम क्यों नहीं होता है। ये आप 4-5 ट्यूबें लगाइए। आप मेडिसिन एक बार पकड़े, हम एक बार प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे एक बार। यहाँ पर ये प्रिस्क्रिप्शन है इनकी। 2 महीने से दांत से परेशान हूँ। ये देखिए, मैं एक बार कहूँगा कि सहयोगी से एक बार विजुअल करके दिखाएं। यहाँ पर ये इनकी मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर मेडिसिन बताई गई हैं। पर इसके अंदर भी जो है ये बता रहे हैं कि मेडिसिन जो हैं यहाँ पर कौन सी कंपनी की हैं, क्योंकि इनकी जो मेडिसिन यहाँ पर दी जा रही हैं उसका असर जो है बहुत कम है। और जो बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं, किसी केमिस्ट शॉप से ले लेते हैं, वहाँ पर मेडिसिन का असर हो जाता है। पर यहाँ से जो मेडिसिन ली जा रही हैं उसका किसी तरह का कोई असर नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ और भी हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरह का यहाँ पर दिक्कत परेशानी का मामला करना पड़े। मैम कुछ बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? सर हमारे बच्चे का दौरा पड़ता है, बीमार है, ठीक है। बोलते हैं PGI वाले जो दवाई लिखेंगे वो दवाई हम आपको देंगे। हम यहाँ आते हैं, दवाई सिर्फ गोली दे देते, ना लेवी पर सिरप देते, ना शीशी देते, कुछ भी नहीं देते हैं। तो मतलब कब आए थे आप यहाँ पे और कब आपको दिक्कत का फेस करनी पड़ी? मेरे को तो काफ़ी दिन हो गया है, धीरे धीरे साल हो गया यहाँ आते आते। नहीं शीशी दिया, लेवी प्रेस कभी नहीं दिया। अच्छा, कभी नहीं दिया, खाली गोली दिया। तो असर होता है, जैसे कि आप दवाई यहाँ से देते हैं तो उसका असर कितना होता है यहाँ? असर तो कुछ भी नहीं, फ़ायदा जरा सी नहीं है। दौड़ा कोई दौड़े उड़े के कोई आराम नहीं, जरा सी नहीं आराम है।
अच्छा, मतलब किसी तरह की आपका कोई दवाई का असर नहीं हो रहा जो यहाँ से दवाई दी जा रही है। देखिए इन्होंने भी एक बार आपके पास जो दवाई है वो भी आप दिखा दीजिए, कौन सी आप लेके यहाँ पे लेके नहीं, घर पे हैं बच्चे की तो दवाई। यहाँ की आपका कार्ड बना हुआ है, कोई प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखा दीजिए एक बार। नहीं, वो घर पे छोड़ के, ये हमारा कार्ड है, ये यहाँ का ही है आपका, दिखा दीजिए एक बार, खोल के दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर भी ये मेडिसिन लेने के लिए आए थे यहाँ पर, और यहाँ पे भी आपको हम विजुअल दिखा रहे हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन है इनकी, ये यहीं ESI डिस्पेंसरी की प्रिस्क्रिप्शन है, इसको हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि वीडियो को आप साथ साथ शेयर ज़रूर करें। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ESI हॉस्पिटल की यहाँ पर जो ये आप रख लीजिए। तो असली मामला, और अंदर जो है यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं, हम उनसे भी एक बार मामला जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। हम एक बार अंदर भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप कुछ कह रहे हैं, आप भी मेडिसिन लेने आए थे जी यहाँ पर? हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंदर हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे। अभी ESI डिस्पेंसरी के बाहर से अभी विजुअल दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आए थे, उनको किस तरह का दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी बहुत ज्यादा गंदा है, इतना गंदा पानी जैसे मिट्टी ही पूरी टैप से निकल के आ गई, ऐसा पानी था। अभी कल से यहाँ पे कोई पानी नहीं है। अब किसको कॉल करें किसको ना कॉल करें कोई पता नहीं है। तो पता पंजाब में रह के मुझे ये दिक्कतें आएंगी, सच कह रही हूँ। हरियाणा में कभी दिक्कत नहीं थी मुझे, कुछ भी लूज मोशन डायरिया कुछ भी फैल सकता है यहाँ पे, तो है ही है। अब कहाँ जाए पानी की, अर्बन एरिया में रह रहे हैं हम। अब ये तो शिकायत भी की थी 1-2 बार कि यहाँ पानी गंदा आ रहा है। नहीं, आप कहाँ से रहते हैं फिलहाल? आपका मतलब कहाँ, आपका मकान नंबर क्या है, क्या और बधावा नगर में रहते हैं आप? सर मैं बस ये साथ में रहता हूँ, यहाँ पे ट्यूबवेल के साथ में। हाँ, ट्यूबवेल के साथ में रहता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बार बार आती है। अभी कल से यहाँ पे कोई पानी नहीं है। अब किसको कॉल करें किसको ना कॉल करें कोई पता नहीं है। हमने सोचा यार, और क्या दिक्कतें हमेशा रहती हैं? कल से पानी नहीं आ रहा है। और कितनी बार, मतलब महीने में क्या सुनने में आएगा, महीने में 2-3 बार ऐसे खैर दिक्कत आती रहती है? तो तब तो उन्होंने ठीक की थी, लेकिन अभी 2 दिन हो गए, तब 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर मेरे को तो 7-8 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए। 7-8 महीने। लेकिन लोगों की शिकायत है कि हर महीने 2 बार 2 या 3 बार तो दिक्कत आती है हर महीने में। ना सर ऐसी थी, पहले मोटर खराब थी तो गंदा पानी आता था, लेकिन अब वो मोटर का ठीक हो गया, लेकिन कल 2 दिनों से पानी नहीं। आप कितनी बार शिकायत करने आए यहाँ पर? सर मैं तो अभी तो शिकायत नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी आपसे पूछना था कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है 2 दिन से पानी नहीं, तो आपने पूरी इसकी जो कैपेसिटी है आपके घर में यूज़ करने के लिए, जैसे मैम बताएंगे क्योंकि घर के रसोई का जो काम है वो मैम करते हैं, क्या इनको पानी की दिक्कत मैम कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे पानी की दिक्कत आ रही है। मॉर्निंग मैंने कल शाम को देखा, इवनिंग में पानी नहीं था, फिर मैं मॉर्निंग फिर मैंने किया टबू यूज़, फिर नहीं पानी नहीं था। दिक्कत तो है ही है, अब कहाँ जाए पानी के लिए। अर्बन इससे मतलब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गंदा है, इतना गंदा पानी जैसे मिट्टी ही पूरी टैप से निकल के आ गई, ऐसा पानी था। इससे हमें कुछ भी लूज मोशन डायरिया कुछ भी फैल सकता है यहाँ पे। हमने कई बार इसकी शिकायत भी की थी 1-2 बार कि यहाँ पानी गंदा आ रहा है। देखा हमने देखा अंदर की जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के ऊपर बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल वहाँ बारिश का पानी भी आने का होता है, तो पानी उसका आएगा तो ट्यूबवेल के अंदर ही जाएगा। ये तो राइट, ये तो गवर्नमेंट वो देखना चाहिए ना, जो ट्यूबवेल के वो इनके वो है कि कैसे इसको छत लगानी चाहिए। हमें इसका क्या करें क्या न करें, अपन एरिया में रह रहे हैं हम। अब ये तो है नहीं, गांव है, गांव में कहीं कुएं पे चले गए, घर में तो टैप है, टैप से भरेंगे पानी। अब ट्यूबवेल खराब है, ये तो ऊपर से पता होगा ना सबको ही, हमें क्या पता क्या है किस रीजन से खराब है। नहीं, पंजाब में रहते हैं क्या, इसका कोई आपको ऐसा लगता नहीं कि आपको श्राप मिला है कि पंजाब में रहने के साथ ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी आपको? मुझे नहीं तो पता, पंजाब में रह के मुझे ये दिक्कतें आएगी, सच कह रही हूँ। हरियाणा में कभी दिक्कत नहीं थी मुझे, मैं हरियाणा में 15 साल से रह रही थी। अब पंजाब में 7-8 महीने से मैंने यहाँ पे आई हूँ। 15 साल जो है और 7 महीने आपको याद आ गया कि 15 साल कैसे थे और 7 महीने कैसे थे? हाँ जी, बहुत। मैं सनोज कुमार, आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं विजय केसरी के फेसबुक चैनल पे। आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे मामला जो है बल्टाला के वधावा नगर का है, आपको मामला दिखाएंगे। आज काफ़ी कंप्लेंट्स आई हमारे पास कि 2 दिनों से वधावा नगर और बल्टाना के आसपास के एरिया में 2 दिनों से पानी की सप्लाई जो है बंद है। वहीं इसकी पड़ताल पे जब हम निकले तो हमने देखा कि जो यहाँ ट्यूबवेल की हालत जो है, बल्टाना के काली माता के मंदिर के पास जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल की हालत बड़ी खस्ता दिखाएंगे आपको। फिलहाल आपको ट्यूबवेल तो अंदर का हाल बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले आपको तस्वीरों से आपको हम रूबरू कराएंगे। तस्वीर जो दिखाएंगे आपको, पहले पुरानी सरकार थी, अब सरकार भी चेंज हो चुकी है, प्रशासन जो है उसके पर ध्यान देने के बजाय देखो ये तारे दिखाएंगे आपको कि तारों का जंजाल जो है बिल्कुल ओपन तारे हैं। शॉर्ट सर्किट भी दिखाएंगे आपको, शॉर्ट सर्किट हो रखा है। यहीं पे कई बार दिक्कतें आती है क्योंकि महीने में 1 से 2 या 3 बार ऐसा दिक्कतें, काफ़ी कंप्लेंट हमारे पास आती हैं कि जो पानी की सप्लाई बंद है, पानी की सप्लाई बंद है। वहीं पर दिखाएंगे आपको हाल, ओपन तार है यहाँ पे, बिल्कुल रोड की जो ऊंचाई दिखाएंगे 2 से 3 फुट की ऊंचाई, यहाँ बच्चे भी यहाँ से वॉक थ्रू करते हैं। और जो तारे हैं बिल्कुल नंगी तारे हैं, बिल्कुल तारों का देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट दिखाएंगे आपको, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। वहीं अगर आपको अंदर का हाल दिखाएंगे, ट्यूबवेल के अंदर का हाल, फिलहाल आपको पूरा मामला बता देते हैं। पूरा मामला ये है कि 2 दिनों से
जो वधावा नगर 2 दिनों से सप्लाई जो है पानी की बिल्कुल अवरुद्ध है। पानी की सप्लाई जो है आज की डेट देखा जीवन जो है पानी के बिना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि बात करी जाए पानी की सप्लाई तो 2 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। आपको पहले दिखाएंगे, आपको होर्डिंग दिखाएंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पंजाबी मुझे नहीं आती है। फिलहाल मैं आपको बोलूँगा दर्शकों को देखने के लिए जितना आवश्यक खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपको दिखाएंगे यहाँ 2 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। यहाँ पर हमने जब संपर्क किया, जई से हमने संपर्क किया 3 से 4 बार, कल हमने फ़ोन किया 3 से 4 बार, आज हम फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन जई की जो बात है उनका कहना है कि मोटर जो है वो मोटर सड़ चुकी है, मोटर ख़राब हो चुकी है और मोटर को चेंज कर दिया। लेकिन आपको तस्वीरों में एक बार रूबरू कराएं तो आपको अंदर के हाल दिखाएंगे। आपको अंदर जो बिजली की जो कनेक्शंस हैं, बिजली की तारें जो है बिल्कुल लूज हैं, ये हालात दिखाएंगे आपको। बॉक्सेस में शॉर्ट सर्किट भी हो रखे हैं, बॉक्सों की हालत दिखाएंगे आपको, जो कि बिल्कुल तारें बिल्कुल नंगी पड़ी हुई हैं। आपको एक बार कैमरा पर्सन से बोलूँगा, अपने सहयोगी से बोलूँगा एक बार इस तरफ दिखाने के लिए, देखो तारों का जंजाल है, बिल्कुल नंगी तारें हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लगातार कंप्लेंट्स हमारे पास आने के बाद हमारे को 3 से 4 बार कल और 3 से 4 बार जब हमने आज फ़ोन किया, जई मिस्टर कुलवंत सिंह जी हैं जई, उनसे हमने कई बार कुछ बताइए सर, मतलब जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो क्या सही हैं क्या गलत हैं? सर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं आपके ऊपर कि डिस्क्लोज़ नहीं किए गए हैं प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर छिपा के मतलब नामांकन फिलअप किया गया था, उसमें कुछ खुल के बताइए सर। वो सब बहुत झूठ है, उसमें जो मतलब हमने नामांकन पर है और ठीक पर है, और उसमें हम आर्गू करेंगे नहीं। काफ़ी मतलब जो दूसरी प्रतिद्वंदी है दिनेश जांगरा एडवोकेट हैं, उन्होंने भी मतलब बताया था कि काफ़ी जो है इसके अंदर हेर फेर करके नामांकन रद्द उसके अंदर भरा गया था। भाई हर एक आदमी को मतलब राइट है कोर्ट में पिटीशन दायर करने का। उसने पिटीशन दायर की थी है, उसने जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत लगाए हैं, झूठे लगाए हैं, क्योंकि जो आदमी इतनी बड़ी वोट से हार जाता है तो कोर्ट में आके एलिगेशन लगाता है, हम उसकी रिप्लाई दे रहे हैं, रिप्लाई देंगे, उसके बाद जज बहस सुनेगा, देन आई विल सी द मैटर। नहीं, इसके अंदर कहा गया था कि जब तक मतलब क्लियर नहीं होता है तब तक इनका जो कार्यभार है इनको ना सौंपा जाए सुरेश वर्मा जी को। इसके बारे में क्या आपका कुछ बताइए। उसने जो पिटीशन डाली है उसमें हर एक पिटीशन में एप्लीकेशन होती है भी इसके इंटर्म स्टे किया जाए, पर इसमें जो है हम रिप्लाई देंगे, रिप्लाई के बाद बहस होगी, उसके बाद जज साहब ऑर्डर सुनाएंगे, देन मतलब ये मैटर है जो आगे चलेगा। तो काफ़ी तारीख दे दी गई थी, 3-4 तारीख जो है अभी तक गई थी। इसमें कोई तारीख नहीं दी गई, इसमें 1 मार्च की डेट डाली थी जज साहब ने। पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी थी जिसकी कल डेट डाली थी, और कल जज साहब ने कहा था भी आप वकील अरेंज करो, तो आज इन्होंने वकील अरेंज किया है। उसके बाद हम जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या जजमेंट निकली है अभी तक, क्या जज साहब ने बताया, कुछ बताइए। अभी जज साहब ने कुछ नहीं बताया भैया, जज साहब ने उसका नोटिस दिया। एक नॉर्मल केस नहीं है, इसके अंदर जो है मेन पार्षद की सीट ये जीते हैं और जनता मेन इनके अंदर एलिगेशन लगाए गए थे कि जो चुनाव का नामांकन होता है उसके अंदर डिस्क्लोज़ नहीं किए पूरी तरह से, काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर दबा दी गई हैं। पार्टी को भी जो है पब्लिक नोटिस करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हुई। आप ये बात बता रहे हैं, ये बहुत मतलब अहमियत मसला है। इसके अलावा और भी बहुत अहमियत मसले हैं। आज ये एक रेट नहीं लगी, 4 पटिशन्स और भी इस कोर्ट में लगी हैं। मैंने आपको बोल दिया जो प्रोसीजर चल रहा है, कोर्ट का प्रोसीजर होता है, कोर्ट के प्रोसीजर के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हम सही जीते हैं, इतनी वोटों से जीते हैं सबसे ज़्यादा, इस करके ये बुखलाहट में है। जो आदमी हारा था वो गलत एलिगेशन लगाता है हमेशा, उसकी ड्यूटी है एलिगेशन लगाए, हम उसको डिफेंड करेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे, रिप्लाई के बाद बहस करेंगे, जज फैसला करेगा। जब फैसला आए तो उसके बाद मुझको बताना भी ये फैसला आया है। आप भी एक वकील हैं, एलिगेशन कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कुछ आपने भी देखा होगा सर। सारे एलिगेशन बिल्कुल टोटली फॉल्स है, फ्रीविलियस है, ठीक है, अगेंस्ट लॉ एंड फैक्ट्स है। इस करके जो सारे एलिगेशन झूठे लगाए हैं उसका हम रिप्लाई देंगे और बहस करेंगे। अभी हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में यहाँ पर, और सुरेश वर्मा जी जो हैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद, उनके ऊपर एक यहाँ पर हेयरिंग थी आज उनकी 17 तारीख को। तो इस मामले में हमारे साथ यहाँ पर अंदर क्या बातचीत हुई है और किस तरीके की जजमेंट्स नहीं है और आगे क्या फ़ैसला अभी किया जाएगा, उसके बारे में हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट दिनेश कुमार जांगरा जी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक बार। नमस्कार सर। सर क्या जजमेंट्स हुई हैं अंदर, क्या रहा कोर्ट के अंदर, कुछ बताएं इसके बारे में। सर आज जो हेयरिंग लगी हुई थी वो इलेक्शन पिटीशन पे थी हेयरिंग, और जो सुरेश वर्मा जी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है उसकी भी हेयरिंग थी। क्रिमिनल केस में वो अपीयर हुए,
with the advocate, परंतु he has denied to appear with the advocate in election petition. Rather, the Suresh Verma has sought the time कि मुझे टाइम दिया जाए, मुझे वकील करना है, ठीक है, और उस केस में उनका कोई वकील नहीं अपीयर हुआ. देन आई हैव रिक्वेस्टेड कि इन्होंने पहले भी टाइम लिया था वकील करने के लिए, इसलिए मेरे को आज कम से कम जो मेरी इंटरिम रिलीफ है उस पर सुन लिया जाए. ठीक है जी. ठीक है. कोर्ट ने मेरे को एट लेंथ सुना है. आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दी ग्राउंड्स कि ये ग्राउंड्स हैं जिस पे कि इनका एज ए म्यूनिसिपल काउंसलर काम करना नहीं बनता. ठीक है, यदि आप कहो तो मैं ग्राउंड्स बता देता हूँ कि भी क्या है क्या नहीं है. मतलब जो सुरेश वर्मा जी की तरफ से वकील थे, जो उनकी तरफ से कहना है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो फॉल्स हैं, बिल्कुल फॉल्स हैं, किसी तरह की उनका मतलब कोई तथ्य नहीं है, सब कुछ मतलब गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. तो इस बारे में कुछ बताएं, क्या मतलब उनकी रियलिटी है और किस तरीके से वो पेश कर रहे हैं. सर, हमारे टोटल लीगल ग्राउंड्स हैं. मोर ओवर यदि झूठे थे या एलिगेशन हैं वो सिर्फ, तो आज जब कोर्ट ने मौका दिया तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कोर्ट को कि ये झूठे हैं, ये गलत लिखा हुआ है पिटीशन में. आज बताना था, आज उनके पास मौका था. कोर्ट ने जो है नंबर ऑफ टाइम्स उनसे पूछा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव नॉट आंसर्ड के भी वो झूठे हैं या कुछ है. किसी भी तरह से कोई रिप्लाई नहीं दिया. तो अभी जज साहब की तरफ से क्या आगे की तारीख दी गई है, कुछ इसके बारे में खुल के बताएं सर. जो डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली एट 4 जो है ना हमें पता चल जाएगी. उन्होंने एट लेंथ सुन लिया है और जो इंटरिम रिलीफ पर उन्होंने अपना ऑर्डर रिज़र्व किया है, अभी ऑर्डर उन्होंने बताया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबल 4 बजे तक हमें पता चल जाएगा डेट एज वेल एज ऑर्डर कि वो क्या ऑर्डर करते हैं, जो हमारी प्रेयर थी. तो आपको कुछ लगता है कि जजमेंट जो है बिल्कुल सही तरीके से होंगी और इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा? नहीं, ये तो हमेशा है. हम तो जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑलवेज वी बिलीव अपॉन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और आई होप सो कि जो भी ग्राउंड मैंने लिए हैं वो फेवर में ही आएगा हमारे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से दिनेश कुमार जांगरा जी ने भी बताया कि कुछ मुद्दे जो हैं यहाँ पर उनकी तरफ से मतलब सही तरीके से रखे गए हैं, पर जो सुरेश कुमार वर्मा जी की तरफ से एडवोकेट हैं, उन्होंने किस तरह से खारिज किया है कि कोई भी जो है मुद्दे अंदर रखे गए हैं, किसी भी तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, वो बिल्कुल फॉल्स है. बट यहाँ पर जो है रियलिटी कुछ और कहती है. कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ होता है वो सब वकील ही जानते हैं. और अभी इन्होंने बताया कि 4 बजे तक जो है इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा डिस्क्राइब करके, क्योंकि अभी जो है ये बहुत संगीन मामला है और संगीन मामलों को एकदम से डिसीज़न लेना बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि मुमकिन नहीं है. तो मैं अमित कमल इस समय अपने सहयोगी सनोज के साथ. नहीं, ये तो हमेशा है. हम तो जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑलवेज वी बिलीव अपॉन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और आई होप सो कि जो भी ग्राउंड मैंने लिए हैं वो फेवर में ही आएगा हमारे. बहुत बहुत धन्यवाद. तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से दिनेश कुमार जांगरा जी ने भी बताया कि कुछ मुद्दे जो हैं यहाँ पर उनकी तरफ से मतलब सही तरीके से रखे गए हैं, पर जो सुरेश कुमार वर्मा जी की तरफ से एडवोकेट हैं, उन्होंने किस तरह से खारिज किया है कि कोई भी जो है मुद्दे अंदर रखे गए हैं, किसी भी तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, वो बिल्कुल फॉल्स है. बट यहाँ पर जो है रियलिटी कुछ और कहती है. कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ होता है वो सब वकील ही जानते हैं. तो मैं अमित कमल इस समय अपने सहयोगी सनोज के साथ. नमस्कार. नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़ चैनल. दर्शकों, आपको हम मामला बताएंगे और उसके पहले मैं कहूंगा कि आप वीडियो को साथ साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मामला जो है बहुत संगीन है. नेशनल हाईवे पे इस समय हम खड़े हैं, जीरकपुर कालका हाईवे नेशनल पर, और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं. यहाँ पर असली मामला क्या है, यहाँ पर जो एक मामला है रॉन्ग साइड का, मेन यहाँ पर जो लोग हैं रॉन्ग साइड यहाँ से आते हैं. हमने पहले भी एक खबर लगाई थी कि जीरकपुर के अंदर यहाँ से रॉन्ग साइड व्हीकल्स आते हैं पंचकुला की तरफ से. और एक और मामला हम बता देते हैं, यहाँ पर रॉन्ग साइड की वजह से यहाँ पर आज से कुछ महीने पहले 3 मौतें हुई हैं यहाँ पर, और 3 लोग जो हैं दुर्घटना के अंदर अपनी मौत गंवा चुके हैं, ज़िंदगी गंवा चुके हैं. और आपको एक यहाँ पर जो है रॉन्ग साइड लोग यहाँ पर काफ़ी लोग आते थे, पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है एक डिवाइडिंग, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार साथ साथ आएँ, और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि देखिए
यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो है हाईवे पर एक कट दे दिया गया है और इस कट का देने का आपको मैं कारण बता सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो है गाड़ियाँ जो है कट से निकलकर हाईवे पे चढ़ती हैं, पर हम आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जीरकपुर से गाड़ियाँ जो है सीधी आ रही हैं यहाँ पर, और किसी गाड़ी की जो स्पीड लिमिट होती है, एक गाड़ी जो है लाइट पॉइंट पर खड़ी होती है, उसके बाद जो है गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटेड तेज़ हो जाती है। इसमें तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी निकलती है। अब इस गाड़ी की स्पीड पे अगर गाड़ी को कंट्रोल किया जाएगा यहाँ पर, तो दुर्घटना का कारण स्वाभाविक है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा आगे आकर मैं कहूँगा कि आप सहयोगी से कि थोड़ा आगे आकर दिखाएं कि ये जो कट है यहाँ पर, ये कट जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक खोल दिया गया है, एक खुला न्योता दिया जा रहा है यहाँ पर दुर्घटनाओं को, क्योंकि जो गाड़ियाँ दूसरी तरफ से यहाँ पर एंटर करती हैं हाईवे के अंदर आकर, यहाँ पर दुर्घटनाओं का भविष्य के अंदर मेन बड़ा कारण हो सकता है। मैं एक बार और कहूँगा आपसे कि प्रशासन जो अगर यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर सुविधा है या दुर्घटनाओं को न्योता दिया जा रहा है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें इस बारे में। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर प्रशासन जनता को सुविधा दे ही रहा है, तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रशासन को एक नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड या किसी तरह का कोई इंडिकेशन देना चाहिए यहाँ पर, ताकि लोग जो हाईवे पर यहाँ पर आ रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति है जो इस कट से जो है बेखबर है कि यहाँ से गाड़ियाँ जो है कट के अंदर से हाईवे पर निकल रही हैं, उसमें यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिए, कोई रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए, किसी तरह की कोई लाइटनिंग करनी चाहिए, येलो लाइट लगानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर देख सके कि यहाँ पर कट है और कट की वजह से। मैम, मैं आपसे कुछ एक बार जानना चाहूँगा, मैं सहयोगी से के पास आए। मैम, यहाँ पर जो है कट यहाँ पर प्रशासन ने निकाल दिया है, इसके बारे में कुछ कहिए, सही है या गलत है? ये बहुत ज़्यादा गलत है, यहाँ पे कट लगाना। बहुत एक्सीडेंट्स का रीज़न ही मेन है। फ्लाईओवर से जो आता है वो बिल्कुल सीधा आता है, और यहाँ से जो जा रहा है वो अपना टर्न कर जाता है, वो बिल्कुल स्पीड पे आता है, और एक्सीडेंट का कारण ही यही है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि पीछे भी जाम की स्थिति है। मैं एक बार सहयोगी से कहूँगा तस्वीरों को एक बार दिखाएं, पीछे जाम की स्थिति लग गई है। देखिए, रॉन्ग साइड ये गाड़ियाँ यहाँ से आई थी और यहाँ पर जो है जाम की स्थिति भी बनती है। मैं दूसरी तरफ भी एक बार कैमरा करके दिखाऊंगा। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं जीरकपुर की तरफ से, ये मेन स्लिप रोड है यहाँ पर, इस तरफ से गाड़ियाँ जो है रॉन्ग साइड आती हैं और हाईवे पर चढ़ जाती हैं। मेन दुर्घटनाओं का कारण सबसे बड़ा यहाँ पर है। भविष्य के अंदर दुर्घटनाएं स्वाभाविक है यहाँ पर होना, और हम पहले भी बहुत बार खबर लगा चुके हैं यहाँ पर कि 2 से 3 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं रॉन्ग साइड की वजह से। आप खबर को साथ साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रशासन को नींद से जगाना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन जो है जनता की सुविधा के लिए काम कर रहा है या भविष्य में दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। मैं एक बार प्रशासन से भी अपील करूँगा, अगर आपने जनता की सुविधा के लिए यहाँ पर कट लगाया है तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर या नोटिस बोर्ड जरूर लगाएं, ताकि जो अनजान लोग हाईवे पर इस रास्ते से गुजर रहे हैं वह यहाँ रिफ्लेक्टर या नोटिस बोर्ड देखकर अपनी गाड़ी को स्लो जरूर करें। एक बार हम यहाँ पर जो स्थायी निवासी है, एक बार इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। नमस्कार सर। सर, कुछ बताएं, यहाँ पर जो ये कट निकाला है प्रशासन ने हाईवे के ऊपर, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? सही है या गलत है, या इसके अंदर क्या सुधार करना चाहिए? इसमें कट में तो लोगों को काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन इस कट के आगे एक साइन बोर्ड लगा दिया जाए और एक इंडिकेटर लगा दिया जाए, और स्लिप रोड पे स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएं, ताकि जो स्पीड लोकल बंदा जा रहा है वो हौली करे और हाईवे वाले को इंडिकेशन हो जाए थोड़ा सा कि हमारे आगे कुछ गति को धीमी करने के लिए। तो इसमें मेन जनता को सुविधाएं हो रही हैं या दुर्घटनाओं को न्योता दिया जा रहा है? दोनों चीज़ हो रही है, सुविधाएं भी हो रही हैं और दुर्घटना को न्योता भी दिया जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इनका भी यही कहना है कि एटलीस्ट यहाँ पर जो है एक स्पीड ब्रेकर लगा देना चाहिए प्रशासन को, सरकार को। यहाँ पर जो स्लिप रोड पर यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो है अपनी गाड़ियों को स्लो कर लें। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का पेट टूट गया, बट कंपनी क्लेम नहीं देती। अगर बीच में उनका कुछ भी हो जाता, बाइक इशू, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दौरान हम चैट सपोर्ट से बात करते हैं, बट कोई रिस्पांस नहीं देते। 20 रुपए में 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। ऑर्डर ही नहीं है तो कहाँ से हमारे पास तो 500 रुपया भी लेके जा रहे हैं घर पे। तो कहने का मतलब ये सब राइडर तो अपना काम तो कर रहे हैं, बट उस तरीके से इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। यहाँ पे टारगेट बढ़ाते गए हमारे ऑर्डर को और पैसे कम करते गए। देखिए, हमारी जब राइडिंग हुई थी तब हमारी राइड 20 रुपए था, और उसके बाद घटा के उन्होंने 15 रुपए कर दिए, 15 रुपए के बाद फिर 10 रुपए कर दिए। मुझे 10 का ऑर्डर मिलता था। नमस्कार, विजय केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय की सीधी तस्वीरें हम खड़े हैं सेक्टर 22 चंडीगढ़ में, जहां पे हम आपको बता दें कि खाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जैसे किसान समर्थन में उतरे हुए हैं लोग, और खाने का ही जो है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं
दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो ये खाना हमारे घर में पहुंचाते हैं यानी कि डिलीवरी बॉयज़, उन लोगों के ऊपर क्या आपत्ति आ चुकी है, क्या आपत्ति नहीं आ चुकी है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। बता दें हम आपको कि इनकी शिकायतें थी कि जो आगामी समय में अब जैसे पेट्रोल के रेट जो है तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर इनकी समस्या थोड़ी सी उत्पन्न हुई है। इसके बारे में हम इन लोगों से चर्चा भी करेंगे क्योंकि 1.5 साल 2 साल से लगातार लोग काम कर रहे हैं। पेट्रोल के रेट हाई हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनको पर डिलीवरी के हिसाब से 15 रुपये और 20 रुपये दिए जाते हैं। तो इस बारे में हम और लोगों से बातें करेंगे कि क्या समस्या आ रही है, किस बारे में मुद्दा क्या गरमाया है। डिलीवरी यानी कि सेवा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सेवा का मुद्दा है, जो हम घर बैठे 1 बजे रात 2 बजे रात हम लोगों से खाना मंगवाते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट से बात करें तो यहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट की भूमिका नहीं होती, भूमिका होती है उस डिलीवरी पर्सन की, उस व्यक्ति की जो आपके घर में आपका खाना पहुँचाता है। यहाँ की समस्या क्या है कि 1.5-2 साल से लगातार ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, परंतु पहले जो रेट इनको दिए जाते थे यानी कि 40 से 50 रुपये, वहीं अब ये घटा के, जबकि कंपनियाँ इनको बढ़ाती है, वहीं ये घटा के 15 से 20 रुपये का रेट कर दिया गया है। जबकि तेल के दाम जो है तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उस समस्या को भी कंपनी जो है तो कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। बात करेंगे हम कुछ लोगों से कि क्या। मैं पिछले 3 साल से जोमेटो में काम कर रहा हूँ। तो पहले जो रेट कार्ड मिल रहा था हमें, अब उस रेट कार्ड से कंपनी ने काफ़ी रेट घटा दिया है। पहले तो इन्होंने कोरोना का कारण बता के रेट कार्ड घटा दिया, उसके बाद इन्होंने अब हमें बोल रहे हैं जब तेल का रेट इतना बढ़ चुका है तो आप हमें अब काम को लेके तो रेट बढ़ाएं। अब क्या रेट चल रहा है आपका? अब ये क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर तक हमें 20 रुपये देते हैं और 20 रुपये में हमें 2 ऑर्डर भी बीच में डिलीवर कराते हैं, जबकि कस्टमर से ये 30-40 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं पर ऑर्डर के, और हमें सिर्फ 20 रुपये में देते हैं। और उसमें भी पेनल्टियाँ इतनी लगा देते हैं। पेनल्टी कैसी? पेनल्टी सर ऐसा कर देते हैं, मान लो अगर राइडर को 6 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो उसको बार बार बाइक पे ही फ़ोन करे जा, राइडर का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो भी उसके पेनल्टी में डाल देते हैं पैसे। मतलब आप लोगों की कोई ESI या कोई PF इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। एक इंश्योरेंस का है, उसमें भी उन्होंने बहुत ही डंडे रखे हुए हैं भी हाँ भी ये वाला प्रोसीजर करोगे ऐसा मिलेगा। तकरीबन 95% लोगों को आज तक इंश्योरेंस मिला तक नहीं है। और मेन मुद्दा तो यही है ना, हमें बच ही नहीं रहा है। सारा दिन सुबह से लेके आदमी रात 12 बजे तक काम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 700 का काम बड़ी मुश्किल से होता है, जिसमें से वो 300 का तो तेल लगा के जाता है। और लोगों से बात करेंगे, और जैसे इन्होंने बताया कि 300 के तेल जला के आप जाते हो। अब तेल की समस्या देखें तो लगातार रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप लोगों को पर ऑर्डर कितना मिलता है, क्या मतलब कितने किलोमीटर के बाद आपको कितने चार्जेस बनते हैं, क्या वो चीज़ें वो हमारे दर्शकों को? आज की डेट में हमें पर किलोमीटर जो हमें ऑर्डर मिलता है वो 20 रुपये पर ऑर्डर मिलता है। 5 किलोमीटर के बाद ये 5 रुपये पर किलोमीटर हमें देते हैं। जो हमारी डिमांड थी कि क्या रेंज रखी है, मतलब एक रेस्टोरेंट से 20 रुपये में 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। 20 रुपये में 5 किलोमीटर और दे के वापस भी आना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर आ गया 20 रुपये के अंदर, यानी कि 10 किलोमीटर यानी कि 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। और इसी कारण आज हमने सबने स्ट्राइक की हुई थी, तो हमने सबको बुलाया था, तो कंपनी वाले मेंबर्स भी आए थे बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आज क्या मतलब डिलीवरी नहीं उठा रहे? नहीं, आज हमने डिलीवरी नहीं उठाई। सुबह से ही हम स्ट्राइक पे थे, तो आज जैसे ही हम 20 सेक्टर में सब बैठे हुए थे तो वहाँ पे कंपनी के TL वगैरह भी आए थे, उनसे बात भी की थी। तो उन्हें समझाने की हमने यही कोशिश की थी कि जी हमें 20 रुपये वाला जो 20। मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। 2.5 साल? हाँ, 2.5 साल से। तो अभी मेरा रेट कार्ड हो गया 10 रुपये हो गया पर ऑर्डर। तो ये हम ऑर्डर डालते हैं ना, जोमेटो से ऑर्डर डालते हैं, डिलीवरी चार्जेस लगता है कस्टमर को 40%, और ये मर्चेंट से भी लेते हैं और उसको भी देते हैं, पर हमें पूरा पैसा नहीं देते। एवरेज तो देनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो देना चाहिए। जैसे वो कुछ कमा रहे, मान लो 85 रुपये कमा रहे एक ऑर्डर से, हमें सारे 35 दे दो, 40 रुपये तो दे दो ऑर्डर के। 20 का 20 ही टंगा है। मुझे 10 का ऑर्डर मिलता है, 10 रुपये पर ऑर्डर। साइकिल राइडर को 20 रुपये, 10 रुपये ऑर्डर है। और मैं कितने किलोमीटर जाता हूँ, 2 किलोमीटर ऑर्डर उठाने जाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़ चैनल। इस समय हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचकुला नगर निगम की। नगर निगम में आपको एक मामला हम बता देते हैं कि बहुत लंबे समय से जो है रेडी फड़ी का मामला अब चलता आ रहा है, और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर नगर निगम कमेटी के जो प्रधान है रेडी फड़ी के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है हम आपसे अभी बताते हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार सर। पूरा मामला क्या है अंकल जी? काफ़ी लंबे समय से जो रेडी फड़ी का मामला चलता आ रहा है, कुछ उसके बारे में बताइए कि आप यहाँ पर एक साथ मिलकर पहुँचे हैं। कुछ मांग पत्र बताइए, क्या किस लिए आप यहाँ पर आए हैं, कुछ बताइए। सर मेरा अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम रामदेव सिंह पटेल, प्रधान रेडी फड़ी यूनियन पंचकुला हरियाणा। सर पिछले 5 साल से हम लोग नगर निगम के अत्याचार से
हुड्डा के अत्याचार से जूझ रहे हैं। अत्याचार से दुखी होकर के हम 2015 में माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। उच्च न्यायालय ने हमारी स्थितियों को देखते हुए हमें स्थगन आदेश भी दिया। अब आज की परिस्थिति यह है कि पंचकुला नगर निगम वो हुड्डा पंचकुला माननीय उच्च न्यायालय के स्टेटस को पालन नहीं कर रहे हैं और स्टेटस को की कापी दिखाने के बाद भी वो हमारा सामान निरंतर जब्त कर रहे हैं। कई बार माननीय अधिकारियों से मिले लेकिन इसके लिए कोई हमारा समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। इसी कड़ी में रेडी फड़ी वालों को लाइसेंस व जगह देने के नाम पर हमारा शोषण किया जा रहा है। शोषण इस तरह से कि जो कंपनियों द्वारा सर्वे कराया गया था उसमें तमाम साथी फर्जी लोगों ने अपना सर्वे करा लिया था। फर्जी कैसे, मतलब फर्जी किस तरह के कहेंगे अंकल जी? फर्जी इसलिए कि जब नगर निगम के ठेकेदार के कर्मियों द्वारा सर्वे किया जा रहा था तो कुछ दिनों तक तो डोर टू डोर जाके सर्वे किया गया। इसके बाद नगर निगम कार्यालय के सामने 15-20 दिन का कैंप लगाया गया। वहाँ राह चलते आता जाता व्यक्ति भी जो अपना सर्वे करा लिया उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। इसके बाद हमारे रेडी फड़ी के भी तमाम साथी वो फर्जीवाड़े में एक पूछना चाहता हूँ, फर्जीवाड़े के अंदर इसमें कुछ ले दे के भी काम किया जाता है, कुछ आप जानते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसी तो कोई हमें सूचना सर्वे में ले दे की नहीं आई है, ना मिली है। लेकिन वो फर्जीवाड़ा इसीलिए है कि कैंप लगा करके सेक्टरों में ठेकेदार के आदमी जा करके बैठ जाते थे। जो भी रास्ते से आता जाता था अपना आधार कार्ड देकर अपना सर्वे करा लिया। हमारे रेडी फड़ी के भी साथी जो है कुछ जगह सुनने में आया है कि एक रेडी पे 2-2, 3-3 लोगों ने अपना सर्वे कराया है। इस वजह से फर्जीवाड़ा की संख्या इसमें बढ़ गई है। जब हमने माननीय नगर निगम प्रशासन से इस संबंध में उनको अवगत कराया, मेयर साहब को अवगत कराया, लेकिन उससे किसी तरह का कोई जो है जिम्मेदारी पूर्ण जवाब नहीं मिला। अब इस समय वो नगर निगम प्रशासन द्वारा जगह और लाइसेंस के लिए ड्रा कराया जा रहा है। एक लोन का भी कुछ मामला सामने आया था कि जैसे 10,000 तक का लोन प्रोवाइड कर रही है नगर निगम, उसके बारे में कुछ बताइए खुल के। नगर निगम प्रशासन लोन के लिए जो है जिस तरह से सर्वे में कैंप लगा करके सर्वे किया गया था उसी तरह लोन के लिए भी हर सेक्टरों में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा कैंप लगा करके लोन के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसकी भी आवाज़ हम माननीय मेयर महोदय से और कमिश्नर महोदय के सामने उठाई, लेकिन इसका कोई जो है सकारात्मक जवाब नहीं मिला। हमने यहाँ तक कहा कि जो लोग आज लोन अप्लाई कर रहे हैं, जो उन्होंने कभी रेडियाँ नहीं लगाई, कल को वो दावा पेश करेंगे कि मेरा लोन बना हुआ है, मैंने भी रेडी लगाई, मेरा भी लाइसेंस मिलना चाहिए। इससे नुकसान होगा उनका, जो 20-25 साल से लगातार रेडी पटरी पर काम करते चले आ रहे हैं, उनका नुकसान होगा, उनका हक मारा जाएगा। तो हमारी प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जो भी गलत आदमी सर्वे के बीच में डले हुए हैं उनको बाहर किया जाए, इसके बाद ही कोई प्रक्रिया की जाए। अब तो आज यहाँ पर आप नगर निगम आए थे अपनी मांगे देने के लिए, अपना मांग पत्र देने के लिए, तो अभी आप मिले किसी के साथ अंदर यहाँ पर नगर निगम में? अभी हम आए थे लेकिन पता लगा जो है कि मेयर साहब आज कहीं मीटिंग में है, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हमें कुछ नए बिंदुओं पर उनके साथ चर्चा करने आए थे, उनके संज्ञान में देने, जैसे कि अभी ड्रा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं उसमें तमाम रेडी फड़ी के साथियों से मालूम हुआ कि जो लोग कभी रेडी नहीं लगाए उनके भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं। दूसरी दिक्कत ये आई कि जो इन्होंने सर्वे लिस्ट पहले जारी किया था उसमें तमाम साथियों के जो नाम थे, अब ये दूसरी लिस्ट जो जारी की है सर्वे की उसमें तमाम साथियों के नाम नहीं हैं, और जो कि उच्च न्यायालय में केस में लंबित भी हैं उनके भी नाम नहीं हैं। साथ ही हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो भी गलत आदमी दस्तावेज जमा कराए गए हैं, जो भी गलत आदमी सर्वे में हैं, उनको पहले छटनी किया जाए, बाहर किया जाए। इसके बाद ही जो है प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई करे जिससे कि हम सभी का भला हो। हम साथ ही एक मांग और करते हैं कि प्रशासन द्वारा इस समय पूरी निर्दयता पूर्वक पंचकुला के तमाम रेडी फड़ी वालों को सामान जब्त किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए, क्योंकि एक गरीब मजदूर आदमी पहले से कोरोना की मार झेल रहा है। इसके बाद वो जैसे तैसे करके अपना रोजगार
रेडी पर कर रहा है, पटरी पर कर रहा है, तो नगर निगम के कर्मचारी व हुड्डा के कर्मचारी जाते हैं, उनको सामान जो है रेडी से उतार कर नीचे फेंक देते हैं। हज़ारों रुपए का उसका माल कच्चा सौदा खराब होता है। हमें चाहते हैं कि प्रशासन इतनी निर्दयता ना दिखाए, जो गलत जगह पे है, गलत और वो उत्पन्न कर रहा है, उसके साथ कार्रवाई करे तो थोड़ा जायज़ भी लगता है। लेकिन इस जो सही तरीके से काम कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है, उसको उजाड़ा ना जाए। पता नहीं प्रशासन की क्या मानता है, हमको चोर बदमाश डकैत बनाना चाहती है, क्या करना चाहती है। अगर कहीं ऐसे गलत काम होगा तुरंत प्रशासन, इस समय बीजेपी की सरकार है, वो देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं। इसलिए भी जो है लोगों में भय व्याप्त है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि ये निर्दयतापूर्ण कार्रवाई ख़त्म की जाए और नेक नियत के साथ हमारा हक दिया जाए। जो टाउन बिल्डिंग कमेटी गैर कानूनी ढंग से भंग की गई थी, उसे बहाल किया जाए। यदि प्रशासन की मंशा साफ है, किसी तरह की हेरा फेरी करने की गुंजाइश नहीं है, तो टीबीसी बहाल करनी चाहिए। जैसा अंकल जी ने यहाँ पर बताया कि कोरोना काल के अंदर जो है बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेडी फड़ी जो है नगर निगम कमेटी की तरफ से नहीं लगवाई जाती है, कभी अगर लगा दी जाती है तो सामान जब्त कर लिया जाता है। और सामान जो है कच्चा जो इनका माल है, कोई फ्रूट है, फल है, यहाँ पर सब्जी है, जो यहाँ पर लेके आ जाते हैं और उसके बाद कमेटी जो है उनको उस पैसे को व्यर्थ करती है। तो गरीबों का बहुत इसके अंदर नुकसान हो रहा है। मैं कहूँगा वीडियो आप साथ साथ शेयर जरूर करें ताकि रेडी फड़ी वालों का काम चल सके। मैं अमित कमल, सेक्टर 14 पंचकुला से, सबके लिए लाइव। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। नमस्कार, विजय केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मनी माजरा लोकेशन से, जहाँ पे एक दवाइयों का किस्सा सामने आया हुआ है। अब ये किस्सा क्या है, उसके लिए आप हमारी खबर के साथ जुड़े रहिए। बताना चाहूँगा कि हम सभी को पता है कि दवाइयाँ जो है तो जीवनवर्धक औषधि होती है, जो कि हमारे जीवन काल में सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखती है। हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ रहती है, जिसके अपेक्षा वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उन्हें दवाई प्रिस्क्रिप्शन करता है। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा उसमें मैं आपको साझा करूंगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या बातें हो रही हैं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पे जो है तो झुग्गी झोपड़ी वाले जो कूड़ा करकट उठाते हैं वो व्यक्ति भी होंगे, सफाई कर्मचारी भी होंगे। जो आम दिनों की बात कर लें तो जो मजदूर वर्ग है वो यहाँ पे रहता होगा। अब ये झुग्गी झोपड़ियाँ जो बसी हैं वो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है। अब बात करते हैं दवाइयों की। तो यहाँ पे क्यों दवाइयों का मैंने मुद्दा उठाया उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब आपको मैं जो नज़र चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों की, वो मैं आपका ध्यान केंद्रित करूँगा इस जगह पे। जैसा कि अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दवाइयों के ढेर लगे हुए हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो एक्सपायरी हो चुकी हैं या एक्सपायरी होने वाली हैं। सड़कों का हाल देखा जाए तो सड़कें स्वच्छ तो नहीं हैं, लेकिन हाँ दवाइयों से भरी पड़ी हैं। दूसरी बात हम आपको दिखा दें कि जो ये सड़कों पे कूड़ा नहीं, दवाइयों का मलबा गिरा हुआ है। पूरी तरह से हम आपको वीडियो के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि लगातार जो सड़कों पे मिट्टी रोलने के साथ साथ आपको दवाइयों की शीशियाँ भी मिलेंगी। हो सकता है कि इसमें से कुछ दवाइयाँ जो हैं तो यहाँ पे जो नशे पत्ते वाले आते हैं वो इन दवाइयों का सेवन करके यहाँ पे फेंक देते हों। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें चंडीगढ़ के मनी माजरा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमने आपको बताया था कि अंदर भी काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ पड़ी होंगी और यहाँ पे भी काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक्सपायरी हो चुकी हैं या एक्सपायरी नहीं भी हैं। काफ़ी कंपनियाँ जो हैं, हमने इसमें एड्रेस की बात की जाए तो हमने देखा कि जो ये कंपनियाँ हैं वो मनी माजरा से जो यहाँ हमारे लोकल में ही हैं वो यहाँ से आके फेंकी गई हैं। और ये देखिए कि जलाने के नाम पे जो है तो इसको डिस्पोज करने के नाम पे जो है तो वैसे ही फेंक के चले गए हैं। दूसरी बात हम आपको अगर हम इस बारे में जानकारी दें तो हम बताएं कि ये जो कंपनियां हैं अगर ये खुद अपने वर्कर्स को बोलती होंगी फेंकने को, तो भी हमें इस बात की हमें जानकारी नहीं है।
या फिर किसी थर्ड पर्सन को बोलती होंगी फेंकने को, इस बात की भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है ये काफ़ी ही शर्मनाक है। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि ये जो दवाई है इसकी जो एक्सपायरी है वो 2022 तक है। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दवाइयाँ फेंकी गई है। अब इन दवाइयों में क्या खामी है क्या नहीं ये तो वही जाने, पर इस दवाई को फेंकने का क्या कारण हो सकता है। अब ये दवाई अगर मार्केट में देखा जाए, अगर अब उपलब्ध है तो 2022 होने के बावजूद ये दवाई अगर हम मार्केट में लेने जाएं या कि कोई बीमार व्यक्ति इसको लेने के जाए तो वो आसानी से इसे परचेज़ भी कर लेता है और उसे खा भी लेता है। परंतु यहाँ पे फेंकने का इसका क्या कारण है, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। अब ये तो आपके केमिकल लेबोरेटरी वाले ही जाने कि उन्होंने इस बात को क्यों, इन दवाइयों को क्यों फेंका है। दूसरी बात, अब अगर हम आपको दिखा दें, हमने आपको पहले भी कहा था कि अंदर तक दवाइयाँ जो हैं फेंकी गई हैं। कुछ को वैसे ही फेंक दिया गया है, कुछ को आधा जला दिया गया है। लेकिन अब इन दवाइयों को यहाँ पे जो फेंका गया है इनमें से अभी भी हम आपको दोबारा बता दें कि कुछ एक्सपायरी हैं, कुछ एक्सपायरी नहीं है। इन दवाई इसमें से कुछ दवाइयाँ हमें जो जानकारी है मल्टीविटामिन की हैं या सेहतवर्धक हैं, कुछ बच्चों की दवाइयाँ भी मिली हमें। और ये पूरी मार्केट है, हम आपको पूरा जंगल सा है। ये जो इलाका है ये यहाँ पे महिला पुलिस थाना भी होता था पहले, जो कि अब सेक्टर 5 में तबादला हो गया है थाने का। तो अब देखा जाए तो सड़क के दोनों तरफ, जो कि ये मेन सड़क है, और इसके दोनों तरफ की बात की जाए तो दोनों तरफ ही आपको ये दवाइयों का ढेर मिल जाएगा मलबे के साथ। आमजन लोग अगर हम बात करें तो यहाँ से लोग निकलते भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे टहलने भी आते हैं, ट्रकें भी खड़ी होती हैं, वो राहगीर भी यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारी कॉलोनी ये देखिए साथ में यहाँ हमारी कॉलोनी लगती है और एक डिवाइडिंग है पंचकुला और चंडीगढ़ का। यहाँ से लोग सुबह सैर करने भी आते हैं, शाम को भी सैर करते हैं, कुछ मवेशी भी यहाँ से घूमते हैं। और हमने देखा पीछे गाय भी मरी हुई मिली थी यहाँ पे, पीछे एक बार गाय भी मरी थी और एक बार एक बॉडी भी मिली थी यहाँ पंचकुला पुलिस को। एक मरा हुआ लड़का यहाँ पे मिला था, बच्चा। अब लेकिन ये नहीं पता कि ये दवाइयाँ कौन सी कंपनी आके घेर रही हैं और यहाँ इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बना रखा है दवाइयों का। ये मतलब इस तरह से खतरनाक एक जहरीला पदार्थ है जो यहाँ पर गिर रहा है। रेसिडेंशियल एरिया साथ में खतरनाक क्यों लगता है? खतरनाक, सारी एक्सपायरी हैं और इनको जो जलाते हैं, इनके जब जलाने से जो इनकी बदबू आती है, जो केमिकल निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो भी सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो मतलब यहाँ पे जो ये दवाइयाँ फेंकी गई हैं मतलब इसको डिस्पोज करने के लिए, तो यहाँ पे डिस्पोज नहीं होना चाहिए या यहाँ पे डिस्पोज ही प्रॉपर नहीं किया गया, इस चीज़ की तकलीफ है? देखिए सर, पहली बार तो ये पंचकुला का MDC एरिया पड़ता है, यहाँ पर तो किसी प्रकार से भी ये दवाइयाँ नहीं फेंकी जानी चाहिए, क्योंकि ये पंचकुला की लैंड है, साथ में चंडीगढ़ की लैंड है और रिहायशी एरिया रेसिडेंशियल है। यहाँ पर तो मतलब ही नहीं बनता, मतलब बॉर्डर लाइन है। बिल्कुल सर, मतलब ही नहीं बनता इन चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर देखिए दवाइयाँ अगर जलाएंगे, लोग सैर कर रहे हैं और लोगों को सैर करने से लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक से या सैर करने से उनको कुछ अच्छा उनकी सेहत पे असर पड़ेगा, लेकिन ये दवाइयाँ जब जलेंगी तो इनसे तो उनकी सेहत पे बैड असर पड़ेगा और खतरनाक इसके परिणाम होंगे। और लोगों से हम बात कर ले, क्योंकि हमें शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे नशे पत्ते वाले भी घूमते रहते हैं, तो जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है भाई। तो शिकायत कर रहे थे कि आप यहाँ पे नशे पत्ते वाले भी घूमते हैं, तो वो क्या मतलब संज्ञान है? बहुत से लोग इधर जिनके पास पैसे नहीं होते वो यहाँ से यूज उठाते हैं, दवाइयाँ करते हैं, खाते हैं, तो उनसे नशे करके यहाँ लूटपाट वगैरह बहुत सी होती हैं, पता है। इस करके आप तो चाहते हैं कि यहाँ दवाइयाँ ना गिरी जाए। तो अभी मतलब क्या तकलीफ है कि दवाइयाँ गिरी ना जाएं या फिर दवाइयों को यहाँ डिस्पोज ना किया जाए? बिल्कुल ही ना गिरा जाए यहाँ पे दवाई, कहीं और इनका अड्डा बनाए और वहीं जाके दफनाएं या जलाए, उनके ऊपर सिरदर्दी है भाई। तो लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हम आपको दिखा दें कि साथ ही लगता इंदिरा कॉलोनी या कह लें या फिर MDC 5 की लोकेशन कह लें, ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे पहले महिला थाना भी होता था, जो कि सेक्टर 5 में तब्दील कर दिया गया है। डंपिंग ग्राउंड के हिसाब से ना ही ये डंपिंग ग्राउंड है, एक सैर सपाटे वाला इलाका है, बीच में मेन सड़क है और उसके दोनों तरफ जो है तो इसको डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा एक जंगल है। तो इस बारे में अगर हम देखें तो इस जंगल की बात करें तो अंदर भी हो सकता है काफ़ी दवाइयाँ पड़ी मिले, लेकिन अभी भी अगर मात्रा की बात की जाए तो लगता है कि पूरा एक ट्रक यहाँ पे घेरा गया है। और लोगों से अगर हम बात करें जो यहाँ के लोकल रवैया है, उनसे भी हम बात करके आपको साझा करने की कोशिश करेंगे कर लेते हैं। और यहाँ पे लोकल माता जी, आप यहीं रहते हो? तो क्या नाम से जो ये दवाइयाँ घेरी गई हैं, आपके बच्चे भी होंगे? हाँ जी, बच्चे आते जाते हैं, सब यहाँ खेलते रहते हैं बच्चे। तो क्या घर भी दवाइयाँ लेके जाते हैं ये? बच्चे ले जाते हैं घर पे, खेलते खेलते, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, तो उनको क्या पता लगेगा। तो क्या लगता है क्या नुकसान है आपको बच्चों का? बीमारी फैलेगी और क्या फैलेगी, इसमें नुकसान तो होना ही है। तो क्या हो रहे बच्चे, क्या लगता है ये कितना गलत है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ये बहुत गलत है सर।
ये दवाइयाँ ला के यहाँ पे गिर जाते हैं। तो आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जो यहाँ पे गिरता हो? कभी ऐसा दिखा नहीं कोई? पता ही नहीं चला जी भाई कौन गिर जाता है, क्या बात है, क्यों फेंक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आते जाते इसी रोड पे खेलते जाते हैं। कभी वो लैट्रिन बाथरूम भी इधर आ जाते हैं, कभी वहाँ पे फेंक देते हैं, कभी इधर फेंक देते हैं, कभी इधर फेंक देते हैं। बच्चे ने किसी ने उठा के मुँह में डाल ली, जब कोई प्रॉब्लम पड़ गई तो गरीब आदमी तो मारे जाएंगे। इसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये दवाइयाँ जो है तो जीवन नहीं मरण दे रही हैं। मरण दे रही है जी, ये यहाँ फेंक के चले जाते हैं बस वो। तो सुना आपने कि दवाइयों का क्या नुकसान है, और यहाँ पे दवाइयाँ जो घेरी गई हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस चीज़ की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आना चाहिए कि ये दवाइयाँ इस तरह से डिस्पोज नहीं करनी चाहिए। जैसा अभी आपने राहगीरों से भी यहाँ बात की, जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, झुग्गी स्लम्स एरिया के लोग हैं, उनसे भी बात की है। तो जैसे बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उठा कर ले जाते हैं मेडिसिन और घर में डॉक्टर खेलते, कितना गलत है, इसके कितने दुष्परिणाम है। ये चीज़ को कंपनी को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। हमने रात भी आकर यहाँ देखा कि शायद हमें कोई मिले, लेकिन हमें कोई मिला नहीं। अगर कोई मिलता तो हम उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेते और पुलिस कंप्लेंट हम लोग उसकी जरूर करवाते। दवाई ले जाए उठा के, कोई मर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं लगता है कि खामियाजा लोगों को ही, आमजनों को ही भुगतना पड़ता है। बात सही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हाँ, कबूतर के आँख मूंदने से बिल्ली नहीं चली जाती। तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल के जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे डंपिंग के हिसाब से दवाइयाँ डिस्पोज की हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ पे हमने दवाई घेर दी, अब हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। कंपनियों में हम जाके बता दें कि हाँ हमने दवाइयाँ घेर दी हैं, और उनका चाहे हम कन्वीनियंट का पैसा कह लें या वो बच जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और आप देख रहे हैं इस समय विजय केसरी न्यूज़ चैनल। मैं इस समय मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पंचकूला में मैं अभी मौजूद हूँ। और पूरा मामला क्या है उससे पहले मैं कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेन आपको हम जो मामला बताने जा रहे हैं वह चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। जो पंचकूला के अंदर अभी आपने देखा कि 2 से 3 महीने पहले अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे। वहीं आपको हम मामला बता दें कि वार्ड नंबर 2 के जो कैंडिडेट थे, बीजेपी कैंडिडेट सुरेश वर्मा, उनके ऊपर जो है एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी चुनाव से पहले, और उसमें बताया गया था कि उनके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के चार्जेस उनके ऊपर जो है लगे हुए थे। तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई चल रही है, इस बारे में हम मामला पूरा क्या है, दिनेश कुमार जांगरा जी हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट जो हैं जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी। सर पूरा मामला बताइए शुरुआत से कुछ, और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले में, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करके बताएं सर। मैं अमित जी आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अमित जी, ये जो वार्ड नंबर 2 का इलेक्शन है, वार्ड नंबर 2 के इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे सर। जो अमित जी, ये जो इलेक्शन पिटीशन जो दायर हुई है अमनदत्त शर्मा जी की तरफ से, ये वार्ड नंबर 2 का इलेक्शन चैलेंज किया है हमने। उसमें 2 ही कैंडिडेट थे, सुरेश कुमार वर्मा और अमनदत्त शर्मा जी। सुरेश कुमार वर्मा जो हैं वो बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी पार्टी से थे, और अमनदत्त शर्मा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। उनमें लास्ट में जो सिचुएशन आई, ये 24 की बात है, जो चुनाव के दिन, चुनाव के ड्यूरिंग, शायद 27 का जो चुनाव था, ये 27/12 का चुनाव था ये। तो ये 24/12/2020 की बात है, जब हमें ये पता चला कि सुरेश कुमार वर्मा के अगेंस्ट एक FIR लॉज है क्रिमिनल एक्टिविटी की, रादर मैं कहूं कि थेफ्ट की है वो। तो उसके बाद में जब तहकीकात की गई, पता चला, हमें जब चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, नॉमिनेशन फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं तो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव टू डिस्क्लोज्ड इन दैट फॉर्म के, एंड वन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज्ड with regard to the pendency of any criminal case. उस कॉलम में पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस में जो बताया गया, वो ये तो बताया गया सुरेश कुमार वर्मा की तरफ से कि FIR एक लॉज है, नो डाउट दे हैव डिस्क्लोज्ड। ओके।
what they have concealed from the state election commissioner. जो सेक्शंस, जिस सेक्शन में, जिस धाराओं में वो FIR लॉज है, वो रजिस्टर्ड है केस, वो धाराएं नहीं बताई गई। ठीक है जी। और जो धाराएं बताई गई उसमें वो केस रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो आपने इस बारे में वहां पे कंप्लेंट कोई, जब आपको पता चला इस मामले में? जब हमें पता चला अमित जी, तो हमने एक कंप्लेंट जो है, मैंने खुद जो है कंप्लेंट ADC जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हुए थे उनको बाय हैंड दी, और उसमें बताया मैंने स्पेशली कि क्या उन्होंने कंसीलमेंट की है और क्या उन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में फिलअप कर दिया है। इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन दैट कंप्लेंट। उसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हमने अप्लाई किया, उसके बाद में DCP को भी अप्लाई किया, DCP पंचकुला को, टू रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट दीज पर्सन्स। तो अब ये सारी सिचुएशन होने के बाद एक हमारा हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 है, उसके तहत जो है हमें जो लीगल रेमेडी प्रोवाइड है वो इलेक्शन पिटीशन ही प्रोवाइड है। ठीक है जी। तो जब इलेक्शन हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, ठीक है, और सुरेश कुमार वर्मा जी को जो है ना विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया। वो इस समय मौजूदा पार्षद हैं जी, वार्ड नंबर मौजूदा 2 से। पार्षद हैं वो, नो डाउट। तो परंतु मेरा यह मानना है कि यदि नॉमिनेशन फॉर्म ही गलत हो तो उनका पार्षद बनना भी गलत है। उनको उसी वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए था, एंड होल ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस नाउ डिक्लेयर टू बी नल एंड वॉइड। अब सिचुएशन आती है कि इलेक्शन पिटीशन हमने दायर की है। इलेक्शन पिटीशन स्पेशली 2 ग्राउंड्स हैं सर, स्पेशली देयर आर मेनी अदर ग्राउंड्स। तो उसमें वन ऑफ द ग्राउंड जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नॉमिनेशन फॉर्म में दोनों काम किए गए हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी दी गई है और जो इंफॉर्मेशन देनी थी उसको कंसील भी किया गया है। दोनों ही बातें इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म जो है कैंसिल होना चाहिए था, जो कि उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। हो सकता है किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक दबाव रहा हो, उसका मैं जो है ना खुलासा या नहीं बता सकता क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड की बातें नहीं है। दूसरा ये कि सर एक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, इशू किया हुआ है कि ये स्टेप्स जो हैं उस व्यक्ति को लेने ही लेने हैं, उस पार्टी को लेने ही लेने हैं जिस पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। उनमें से एक या दो मैं आपको बता रहा हूं जो डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी हुई है। एक ये डायरेक्शन है, फर्स्ट जो डायरेक्शन है वो ये है कि कोई भी कैंडिडेट जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है उसको अपनी ये इंफॉर्मेशन, एक तो आप वहाँ उनकी जो पार्टी है कैंडिडेट की, वो उनको भी मतलब एक ये भी है, मैं यही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो उनको अपनी पार्टी को बताना है, फर्स्ट जो है। फिर सेकंड है कि ये कैंडिडेट की कंपलसरी है कैंडिडेट को कि वो ये इंफॉर्मेशन अखबार में छपवाएगा सर, पब्लिक नोटिस एंड पार्टी भी उसको अखबार में छपवाएगा, और वो भी एक बार नहीं जनाब, 3 बार। किसमें? लोकल सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स में,
जिनका भारी सर्कुलेशन हो, ये वर्ड भी इस्तेमाल किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। जिनका की ज्यादा सर्कुलेशन है उनको उस सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में वो इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है, ये अनिवार्य है। दूसरी, जैसे अमित जी आपको भी पता है कि जो पार्टी है जिसने टिकट दिया है वो पार्टी भी लोकल सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में वो इंफॉर्मेशन देगी और अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी कि हमारे कैंडिडेट के खिलाफ ये जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना ही कैंडिडेट ने बताया, सुरेश कुमार वर्मा ने बताया किसी भी लोकल सर्कुलेटेड वो न्यूज़ पेपर में किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी जो है पूरी नहीं की गई, किसी भी तरह से नहीं की गई। तो अभी क्या इसके अंदर कुछ बताइए सर, अभी कहाँ तक पहुंचा है मामला और आपकी किन किन के साथ बातचीत हुई है? उसके बाद में सर अमित जी यूं है कि हमने ये इलेक्शन पिटीशन दायर की, ग्राउंड में ऑलरेडी आपको मोटे मोटे बता चुका हूं। दायर करने के बाद जो फर्स्ट डेट हमारी लगी थी सर वो 12 जनवरी 2021 था सर। ऑन दैट डे द ऑनरेबल कोर्ट, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी कह सकते हैं, उन्होंने जो है नोटिस जारी करके उनको बुलाया था। डेट जो दी गई थी नोटिस जारी करके वो 28 जनवरी 2021 थी। somehow on 28th जो कोर्ट है वो कोर्ट वाज नॉट होल्डिंग एट दैट डे, ठीक है। देयर आफ्टर डेट वाज फिक्स्ड 1 मार्च 2021, परंतु सिंस हमने इस इलेक्शन पिटीशन में इंटरिम रिलीफ भी क्लेम किया हुआ है कि चूंकि इतनी बड़ी इलीगैलिटी कमिट हुई है ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट सुरेश कुमार वर्मा, तो इंटरिम रिलीफ हमने ये मांगा है कि सुरेश वर्मा जी को जब तक ये पेंडेंस, ये जो अपनी इलेक्शन पिटीशन है उसकी पेंडेंसी रहती है, तब तक वो एज ए पार्षद काम ना करें। ये हमने कोर्ट से इंटरिम रिलीफ की प्रेयर की हुई है। इसीलिए हमने जब इंटरिम रिलीफ की प्रेयर थी तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई है कि इसकी जल्द सुनवाई हो केस की, 1 मार्च तक उसको आगे ना लेके जाएं। उस एप्लीकेशन में हमारी बात को मान लिया गया है और पहले जो डेट जो अपना दी थी उस एप्लीकेशन में वो दी थी 10/2, ठीक है, 10th of February. Now it is fixed for 17th of February 2021. Okay. तो 17th फरवरी पे इसलिए रखवाया था कि जो क्रिमिनल केस का ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल भी 17th फरवरी 2020 को फिक्स है, 21 को फिक्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली all the respondent would come on that day and we will pursue our application for interim relief. हम प्रेयर करेंगे कोर्ट से कि आगे से सुरेश कुमार वर्मा एज ए पार्षद काम ना करें जब तक ये हमारी इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। तो अभी मेन 17 तारीख को पता लगेगा कि उसके अंदर कोर्ट के क्या ऑर्डर्स निकलते हैं, कोर्ट के क्या ऑर्डर्स आते हैं, वो कोर्ट के ऊपर है। हम अपनी सारी की सारे ग्राउंड्स उनको बताएंगे कोर्ट को। ये सिचुएशन। जैसा कि अभी दिनेश कुमार जांगरा जी ने बताया कि अभी डेट जो है, पहली जो इनकी डेट थी 12/1/2021 की डेट थी, उसके बाद तारीख जो है जज साहब की तरफ से आगे बढ़ती गई। अब जो लास्ट तारीख दी गई है अभी 17 तारीख की जो है 17 फरवरी 2021 की डेट है। उस डेट में देखते हैं कि जजमेंट्स क्या निकलती हैं, क्या ऑर्डर्स निकलते हैं। तब तक वो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें। मैं अमित कमल, सहयोगी सूरज त्रिपाठी के साथ, नमस्कार। देखिए, मैं तो कहता हूँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और पुराने आदमी कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जबकि जीना है परसों।
अच्छी सूत्रों से चला पता हमारे को कि आपको भी इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि सुबह की बात थी और हमने जब यहाँ मीडिया के कर्मी हमारे पहुँचे थे तो आपको सुबह इनवाइट भी नहीं किया गया था। ये इनका प्रशासन का एकदम से फैसला लिया गया था, इसलिए सूचना देने में जेई ने। प्रशासन अगर फैसला लेता है तो पार्षद को भूल जाए तो गलत बात है ना जी। नहीं तो नहीं, जेई ने इस बात को भूल गया, पर जेई ने अपनी गलती मानी अपनी। 90% ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਈ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। गांव अभयपुर के अंदर सीवरेज की बड़ी भारी समस्या थी। जो सीवर का जो गंदगी थी वो सुबह और शाम जब पानी की ज़्यादा यूज होता है उस दौरान सड़कों पर सीवर बहता था, और इसके लिए हमने हमारे पंचकुला के विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी से अनुरोध किया था। उन्होंने इसका इनिशिएटिव लेते हुए इसका हुड्डा के अधिकारियों से कहा, और इसका आज जो काम शुरू हो रहा है लगभग 95 लाख रुपए की लागत से जो अभयपुर की फिरनी है उसके चारों तरफ ये सीवर लाइन डलेगी, और बिल्कुल इसके डलने के बाद अभयपुर के जो ग्रामवासी हैं उनको सीवर की गंदगी जो सड़कों पर बहती थी उससे गुजर करके उन्हें जाना पड़ता था, उससे मुक्ति मिलेगी। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। अभी जैसा कि अभी देखा गया है, अभी हमने कवरेज भी करी है, यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जो सीवरेज की लाइन का शिलान्यास किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो काम था अधेड़ में पड़ा हुआ था और सीवरेज लाइन काफ़ी कमज़ोर थी, और अभी सीवरेज लाइन का जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए कि क्या इसका उद्घाटन करने का काम सिरे चढ़ पाएगा जल्दी? बिल्कुल सर, काम सिरे चढ़ेगा जी, और आज शिलान्यास हुआ है। अभी जो भी यहाँ का जो ठेकेदार और एक्शन और हुड्डा जैसे अभी मुलाकात की जाएगी, और उनसे कार्य की जो भी कार्य सीमा है, इसकी अवधि है, क्या लागत है, सारा वो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और फिर इस पर जल्दी से काम चालू। शिलान्यास करने से पहले क्या इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया? क्या ड्राफ्ट नहीं बनाया गया था इसका? ये तो फिर प्रशासन का काम है, उन्होंने खुद तैयार किया होगा ना। अब इसकी सूचना मेरे को देंगे ना। ये अच्छी सूत्रों से चला पता हमारे को कि आपको भी इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि सुबह की बात थी और हमने जब यहाँ मीडिया के कर्मी हमारे पहुँचे थे तो आपको सुबह इनवाइट भी नहीं किया गया था। ये इनका प्रशासन का एकदम से फैसला लिया गया था, इसलिए सूचना देने में जेई ने। प्रशासन अगर फैसला लेता है तो पार्षद को भूल जाए तो गलत बात है ना जी। नहीं तो नहीं, जेई ने इस बात को भूल गया, पर जेई ने अपनी गलती मानी अपनी। अच्छा, अपनी गलती प्रशासन ने स्वीकार करी है। ठीक है, आगे इस काम को क्या है देखते हैं, क्योंकि बात करी जाए रेलवे के पुल की जो यहाँ पे साथ साथ बन रहा है, आपके जनवरी का टाइम दिया था खत्म होने का, साथ साथ अब ये जो शिलान्यास किया गया है, इसके बारे में अगर कितना जल्दी काम होगा और किस तरह से इस काम को रूपरेखा की जाएगी, इसके बारे में बताएं कुछ। ये प्रशासन का काम है, अपना काम कर रही है। नहीं, आपको तो पता होगा सीवरेज का काम अगर स्टार्ट किया जाता है तो इसमें किस तरह की दिक्कतें, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी, रोड सारे काटे जाएंगे, रोड तोड़े जाएंगे, क्योंकि जो गलियां हैं काफ़ी छोटी हैं, सकरी गलियां हैं, उसके बाद उनको तोड़ा जाएगा और लाइन डाली जाएगी, उसके बाद उसको किस तरह की दिक्कतें भी आएंगी, और कितने दिन में इसको काम को खत्म किया जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया सर, अभी मीटिंग होगी इस बारे में, और कार्य की जो भी इसकी प्रोजेक्ट सीमा है, रूपरेखा जो है अभी तैयार होनी है, तैयार होगी तो मुझे बताएंगे कि कैसे कहाँ से काम चालू किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और क्या 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 कार्य की अवधि रहेगी, और कार्य कब खत्म किया जाएगा, और क्या लागत रहेगी, अभी इस पर डिस्कस किया जाएगा बैठ के। ठीक है, आप आगे जो ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी पहल आपके अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, इलेक्शन खत्म होने के 1 महीने बाद ही सबसे अच्छा एक काम आपको नजर आया सामने, जो सीवरेज की लाइन का काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ थी और सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा था सीवरेज का, अब वो उसको लेकर अब 1 महीने के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गाँव वालों से मैंने इलेक्शन पहले जो चुनावी वादे किए थे उसमें सबसे पहला मुद्दा गाँव वाला यही था। सबसे पहला मुद्दा यही था, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है। इसका कारण भी है कि ये गाँव की बहुत समस्या है, ये हर गली में कभी न कभी कोई ना गली जाम रहती है, और ये आज काम इसका शिलान्यास हो चुका है, और कुछ राहत मिलेगी जब काम चालू पड़ेगा तो। और मैं गांव वालों से ये उम्मीद करूंगा या उनको आशा जताऊंगा कि जो भी वादे मैंने किए हैं वो अपने 5 साल पूरे किए जाएंगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज चैनल। पंचकुला नगर निगम की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का नारा जो है ऊपरी दिखता नजर आता है, क्योंकि आपको जो हम अभी तस्वीरें दिखाएंगे उन तस्वीरों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पंचकुला नगर निगम जो है
किस तरह पक्षपात कर और सतेला व्यवहार कर काम कर रहा है। अभी आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सेक्टर 5 पंचकुला की। यहाँ पर देखें किस तरह से पंचकुला नगर निगम की व्यवस्था है सारेआम नजर आती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पानी जो है खड्डों में भरा पड़ा है और आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं कहूंगा इस वीडियो को आप साथ साथ शेयर जरूर करें। मैं जो आपको अभी तस्वीरें दिखा रहा हूँ सेक्टर 5 पंचकुला की हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पानी जो है कितना खड़ा हुआ है और पानी खड़े होने का आपको मेन कारण हम अभी ये दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को साथ साथ आप शेयर जरूर करें। पंचकुला नगर निगम जो स्वच्छ सर्वेक्षण का दावा करता है वह खोखला नजर आता है। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंचकुला सेक्टर 5 की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह पानी जो है कहां से आ रहा है और किस तरीके से एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गया है। सुलभ शौचालय यहाँ पर बनाया गया है। सुलभ शौचालय की आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कितने खस्ता हाल है। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो एक दावा है वो बहुत खोखला नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पानी है यहाँ पर टंकी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं ओवरफ्लो की वजह से पानी जो है यहाँ पर कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इस पानी के वेस्ट होने के कारण जो पानी है एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गया है जो बीमारी पनपने का कारण बनता है। वहीं हम आपको पंचकुला सेक्टर 9 की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखें बीच सड़क पर जो है कचरे के यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कचरा कितना। स्वच्छता पंचकुला की या फिर टैक्स की बर्बादी। नमस्कार, सूरज कुमार त्रिपाठी, विजय केसरी न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 5 पंचकुला से। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कलाकारी का एक अच्छा नमूना आपको देखने का मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कलाकार ने अपने हाथों से ये चित्र जो है तो यहाँ पे निर्माण किया है। अब ये चित्र कैसा है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सभी लोगों को ये चित्र काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि बीच सड़क है, लोग आते हैं जाते हैं देखते हैं। ये बस स्टॉप का दृश्य है। अब मैं आपको बात करूं तो इसमें एक छोटा सा स्लोगन लिखा हुआ है, वो क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। अब जो मुद्दा क्या है कि स्वच्छता के नाम पर जो पंचकुला में सौंदर्यकरण हो रहा है वो एक बात है, पर अगर हम बात करें बस स्टॉप की, बस स्टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों लोगों की भीड़ जो है तो एकत्र होती है, आती है जाती है, आवागमन का सिलसिला जारी रहता है। परंतु अगर हम बात करें कि अगर ये कलाकारी ही दिखानी थी तो इसको, इस कैनवस को जो है तो हम कहीं उस व्यक्ति को, कैनवस वाले व्यक्ति को या ठेकेदार को हम निगम जो है तो अपने पास एक आधिकारिक रूप से नौकरी दे सकता था किसी भी तरीके से। परंतु अगर हम बात करें बस स्टॉप की तो क्या ये कलाकारी ज़रूरी थी? क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि तरह तरह के स्लोगन जो है तो चाहे डिवाइडर की बात कर लें, चाहे होर्डिंग्स की बात करें, यूनिपोल्स की बात करें, हर जगह जो है तो तरह तरह के स्लोगन्स जो है तो दिखाई दे रहे हैं। परंतु यहाँ पे स्लोगन के नाम से सिर्फ एक छोटी सी 2 लाइनों का एक शब्द लिखा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। बात की जाए पूरी नक्काशी की तो इस नक्काशी में भी उस नक्शेकार को जो है तो पैसा दिया गया होगा। कहीं ना कहीं जो ये शब्द है कि ग्रो ग्रीन, डू नॉट लिटर, आई लव पंचकुला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, पंचकुला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो ये हम नहीं, ये आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्वच्छता का नमूना है या फिर सुंदरता का नमूना है? इसके पीछे तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी रही बात आज जो ये पेंट किया गया है, आने वाले समय में कुछ समय बाद ये अगर धुंधली पड़ जाती है तो दोबारा इसका नवीनीकरण होगा, उसमें पैसे बर्बाद होंगे क्योंकि जनता का पैसा है, टैक्स हम भरते हैं, आगे जो है तो निगम उस पैसे को लगाता है, लेकिन लगाता कहाँ है उस बात पे हम आपको आज हम फिर से एक बार लाइव हुए हैं। इस बारे में हम तो ज़रूर नहीं कह सकते। एक तरीके से और देखा जाए, अगर एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो मैं आपका फोकस यहाँ पे डालना चाहूँगा कि जिसने ये आर्ट्स जो ये चित्र है चित्रित किया है, विलियम नाम के एक शख्स ने अपना नाम दिया है, राज नाम के एक शख्स ने अपना नंबर दिया है। पर अगर बात की जाए, अगर ये निगम का पैसा लग रहा है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इनकी क्यों? अगर निगम अपना पैसा नहीं लगा रहा है तो यहाँ पे इनको अलाउ किसने किया गया? क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं जनता के जेब से ही जा रहा है। दूसरी बात, अगर इस बस स्टॉप की हम बात करें, मैं आपको एक बार गौरतलब करना चाहूँगा हम किस बस स्टॉप पे खड़े हैं। सेक्टर 2 और सेक्टर 5 के बस स्टॉप पे खड़े हैं, जो कि सीधी तस्वीर दिखाता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला के माध्यम से कहीं ना कहीं बनाया गया होगा। तो फिर ये बात नहीं समझ में आती कि जो ये चित्रकार हैं उन्होंने अपना नंबर किस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से छोड़ा है। जो भी अगर ये हमें ये जानकारी नहीं कि ये जो चित्रण है ये ठेकेदारी के मामले से उठा है, ठेकेदार के माध्यम से बनाया गया, तो क्या उनको इसी चीज़ का ठेका दिया गया था कि आप ये चित्र बना के आओ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अच्छी अच्छी बातें हैं, लोग यहाँ पे जो हज़ारों लोग एकत्रित होते हैं वो इस चीज़ों को पढ़ते होंगे। अगर हम कोई
प्रसारित नंबर यहाँ पे दे दें, इमरजेंसी नंबर दे दें। जिन लोगों को कुछ आपदा होती है, बस स्टॉप में आ जाते हैं, वो उस आपदा के समय हैरान परेशान रहते हैं, तो हो सकता है कि वो इस नंबर का कहीं ना कहीं उपयोग कर लेते, परंतु यहाँ पे अब कुछ भी उपयोग जैसा शब्द नहीं दिखाई दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ सहयोगी अमित कमल के साथ। मैं सूरज, विजय केसरी न्यूज़ सेक्टर 5 से लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका अमित कमल और आप देख रहे हैं इस समय विजय केसरी न्यूज़ चैनल। आपको मैं मामला बता देता हूं। इस समय हम यहां पर सेक्टर 4 में शिक्षा विभाग के बिल्कुल सामने खड़े हैं, तकनीकी शिक्षा विभाग। यहां पर मामला क्या है आपको हम बताते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा कि आप वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मामला जो है मेन शिक्षा का है। और शिक्षा, आप जानते हैं कि कोविड पीरियड के अंदर शिक्षा के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है बच्चों की। और अभी आपको हम मामला बता देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पॉलिटेक्निकल के स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ पर कई स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। हम एक बार सहयोगी को भी कहेंगे कि एक बार कैमरे को थोड़ा दिखाएं कि जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लड़के जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका असली मामला क्या है, एक बार हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो शिक्षा है हमारे देश के अंदर कितनी महत्व रखती है और किस हिसाब से। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी शेखर। अच्छा, तो बताइए मतलब क्या मामला है और क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? मामला ये, जैसे कि इधर हमारे पॉलिटेक्निक में ज़्यादा करके स्टूडेंट नेपाल, ज़्यादा करके स्टूडेंट जो है वो नेपाल, बिहार, बाहर के हैं। इधर के बहुत ही मतलब लोकल बहुत ही कम होते हैं। कईयों को अभी भी आप मानते हो कोविड की सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी चल ही रहा है कोविड। तो बच्चे जो आ रहे हैं, अगर इनको या इनकी वजह से किसी को भी कोरोना होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये लेती है, उसके लिए तो ये मना कर देती है। ना हॉस्टल में इनको रूम मिल रहा है, ना इनको पीजी वाले रख रहे हैं, ना कोई मकान मालिक रख रहा है, कोई नहीं रखना चाहता। मेन समस्या क्या है? अभी आप यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं, उसका थोड़ा कारण बताइए। मेन समस्या ये है कि जब इसी HSBT की तरह एक PSBT है पंजाब का, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम बोल रहे हैं, तो हमारा भी ऑनलाइन ऑफलाइन, हम तो ये नहीं कह रहे ऑनलाइन में ही दो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में दे दो हमें एग्ज़ाम करने के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं आपकी? ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही कम हुई है, रेयर कभी। किस तरीके से आपकी? मैं बताता हूँ, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो हमको एक यूट्यूब का लिंक फेंका जाता है ग्रुप में, ठीक है जी। उसको बोलते हैं कि इसको पढ़ो। ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 60 होते हैं बच्चे हमारे, ठीक है। उसमें से आधे अटेंड करते हैं, आधे नहीं करते। यूट्यूब से कोई पढ़ाई नहीं होती। अगर यूट्यूब से पढ़ाई होती तो हम कॉलेजों में नहीं पढ़ते, डिस्टेंस से हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो कितने टाइम से आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं? हमको पहला जो हमारा लिंक आया था, एक वो 15 जनवरी को आया था। ये पढ़ाई नहीं हो रही है हमारी ऑनलाइन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप भी समझदार। आपका प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, उसका जवाब कौन देता है आपको? कोई नहीं देता। कोई नहीं, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो फेंकी जाती है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो डाल दी जाती है। और अगर समझ आता है तो ठीक है। जो हमारी जब ऑनलाइन क्लासें लगी हैं तो भाई ऑनलाइन ही पेपर लेने पड़ेंगे इनको, नहीं तो पेपर कोई नहीं देगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे पेपर लिए जाएं। जो ये बोलते हैं ना कि जो बच्चे 90+ वाले बच्चे हैं वो उनके 4 नंबर 7 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनके ऑफलाइन ले लो, हमारे ऑनलाइन ले लो। भाई फिर आप ऑनलाइन पढ़ाया ही क्यों आपने? ऑफलाइन के लिए अभी आपको मतलब क्या नोट लेटर आया आपको? आपके पॉलिटेक्निक, आप कौन से मतलब कहाँ से आए, कौन से स्टेट से हैं आप? मैं पलवल से आया हूँ जी। पलवल से आए। हाँ। तो वहाँ पे आप पॉलिटेक्निकल कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? मैं मैकेनिकल से हूँ जी। मैकेनिकल से? हाँ जी। तो आपको एग्जाम के लिए कब आपको लेटर मिला है? ये अभी हमने लिया नहीं है, अभी कॉलेज परसों आया था ये नोटिस, उन्होंने परसों अलाउ करा है। और उसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मतलब कि कुछ भी नहीं है। इन्होंने बस फांस काटनी है, फेल करने बच्चे इनको, ये है इनको। एक बात ये भी सुनने में आई, देखिए अब लगातार हमने पहली बार देखा है कि लगातार कौन से एग्ज़ाम होते हैं, लगातार एग्ज़ाम कोई भी नहीं होते। और ऊपर से जो कोविड का एक पीरियड चल रहा है यहाँ पर, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है कॉलेज में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को भी 1-2 दिन का गैप देना चाहिए ताकि तबीयत का थोड़ा पता लग सके कि बच्चा जो है किसी के टच में आता है कि नहीं आता है, किसी को वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। आप इस चीज़ का सबसे बड़ी बात है। कुछ आप भी अपने मुद्दे रखना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से आए हैं, तो आप मतलब बताइए क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है आपको? सर हमको बताइए। हमको सर मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा बोल रहे थे। मतलब हमको आए हुए हम नेपाल से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो चुका है। मतलब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता में मतलब सर कौन पढ़ सकता है? रेगुलर में तो आपका 2-3 महीना होता है, थोड़ा पढ़ने में ईजी होता है।
इसलिए हमको मतलब थोड़ा ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए। और कहाँ और हमारा साथ के नेपाल के और बंधु है उधर नेपाल से आ रहा था, उनके PCR रिपोर्ट से करा लिया, फिर उनको पॉजिटिव दिखा लिया, उनको फिर उधर सीमाना होते हैं ना, उससे फिर इंडिया होने के बॉर्डर से इंडिया होने के लिए परमिशन नहीं दिया, फिर उन लोग क्या करेगा अभी। CB का उनको प्रोवाइड करवा दी जाती थी साफ़ सफाई के लिए, पर वो अब जो है अपने खर्चे पर, जब से इनका कहना है कि जब से यहाँ पर दूसरी सरकार बनी है, अब यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं दिया जाता, कोई बेयरिंग नहीं की जाती है, अपने ही खर्चे पर यहाँ पर जो है साफ़ सफाई का काम करते हैं। कि इस घग्गर नदी के अंदर पूजा का सामान गिरा जाता है जी, जी। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉलीथीन पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कचरा पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर मतलब हमने भी देखा कि आपने क्या, हम पूछना चाहेंगे आपने क्या सामग्री आपने घग्गर नदी के अंदर डाली है जी? मैंने डाला है जी नारियल, सूखा नारियल जो होता है ना, पंडित लोग कई बार कह देते हैं कि ये 4 नारियल सूखे आप हर शनिवार चलते हुए पानी में बहाओ, चलते हुए पानी में, कोई नहर है जैसे ये चलता हुआ पानी है, ना कि खड़े हुए पानी में। हमने देखा कि पॉलीथीन भी साथ ही विसर्जित हो गया जी उसमें। ना, पॉलीथीन मैंने बाहर फेंका है। अब आप इसको नाला कहेंगे, नदी कहेंगे, क्या कहेंगे जी? देखो जी, कहने को तो नदी है जी, पर नाला बना दिया गया है। नाला नहीं कह सकते क्योंकि नाला ना जैसे गंदे पानी का होता है। ये जो देखिए यहाँ पर, देखिए हम आपको एक बार आप अगर देखिए साथ आएंगे तो हमको थोड़ा बता देते हैं वैसे, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई जीव जंतु होता है जी, कोई जंगली जानवर है, क्योंकि फॉरेस्ट इलाका साथ लगता है, तो यहाँ पर वो पानी भी पीते होंगे जी। और पॉलीथीन कितना जहरीला पदार्थ है जी, वो आप भी जानते हैं। तो उस चीज़ को लेके मतलब हम एक अवेयरनेस वो भी कर रहे हैं कि पब्लिक अवेयर हो उस चीज़ को लेके। इसके बाद शायद मैं कभी ना गिरूँ, अपने हाथ में लेके जाऊँ, डस्टबिन में गिरूँ जा करके, ठीक है ना? मैं मानता हूँ चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, हमें सफाई रखनी चाहिए। सफाई मैं तो चाहता हूँ आप खुद साफ़ सुथरी जगह पे रहूँ, सफाई रखनी चाहिए। पॉलीथीन बंद हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए जी। इसकी जो इंडस्ट्रीज़ है ना, पता नहीं कौन है, किसकी है किसकी नहीं है, बंद होनी चाहिए पॉलीथीन की इंडस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद जी।